हेलो माय शिमरिंग स्टार्स, क्या हालचाल मेरे चमकते सितारों। मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। सो माय शिमरिंग स्टार्स, मेरा नाम है शौर्य ग्रोवर और मैं आप सभी के लिए आज लेकर के आई हूँ सबसे पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है और क्लास 11th का भी आपका सबसे पहला चैप्टर है। ये जो एक चैप्टर है क्लास 11th और क्लास 12th दोनों में आपके बेसिक्स की तरह काम करने वाला है। जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं, क्लास 10th के बाद जब 11th में आप लोग आते हो तो बहुत ज्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन का माहौल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं और वो जो डर भी क्या मैं क्वेश्चन कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, उसको दूर करने के लिए आज हम इस चैप्टर को डिटेल में स्टडी करेंगे। यानी कि हम जानेंगे यार किस तरीके से हमसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हमें किस तरीके से अपनी अप्रोच रखनी है क्वेश्चंस को लेकर के। तो स्टार्ट करेंगे सेशन को, जहां पर एनसीईआरटी को कवर किया जाएगा, सारे सेगमेंट्स को कवर किया जाएगा, लेकिन एक क्रिस्प फॉर्मेट में, शॉर्ट फॉर्मेट में, जहां पर आप लोगों की रिवीजन ना बड़े धमाकेदार तरीके से आज मैं करवा दूं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पर न्यू हैं तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी पीडब्ल्यू के बारे में दे देती हूँ। फिजिक्स वाला विच इज एन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो कि हर क्लास के लिए बच्चों को एजुकेट करता है। एजुकेशन प्रदान करते हैं हम अफोर्डेबल प्राइसेस पर। आप हमारी फिजिक्स वाला ऐप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी कंसेप्चुअल नॉलेज को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्टडी कर सकते हैं। अगर आप सभी पीडब्ल्यू एप्लीकेशन का लिंक चाहते हैं तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले चैप्टर के साथ, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। खुद से हार जाओगे तो दुनिया तो कभी जीतने का मौका ही नहीं देगी ना। जैसे दरवाजा बाहर से नहीं अंदर से बंद होता है, वैसे तुम्हें भी तुम्हारे अंदर एक आग जगानी होगी। तुम्हें जो ये 10th से 11th का गैप है इसे फिल करना होगा। मैं समझती हूँ भी बहुत सारे चैप्टर्स बढ़ जाते हैं, मैं ये भी समझती हूँ भी मेंटल प्रेशर बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, एंजाइटी बढ़ जाती है, आसपास के लोगों को देख करके लगने लग जाता है ये यार मैं इकलौता ऐसा हूं जिसको इतना टाइम लग रहा है चीजों को समझने में, क्वेश्चंस को करने में। पर मेरे सितारे, तुम कैसे भूल गए भी तुम्हें अपने आप को फिर से जगाना होगा। तुम किसी से कम नहीं हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन वो तभी होगा जब तुम ठान लो भी तुम्हें करना है। ये जो आप गैप देख रहे हैं 10th से 11th का, जहां पे सिलेबस जो है बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, साथ ही साथ एक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है भी अगर मुझे नीट में जाना है या मुझे जेई में जाना है या लेट्स कंसिडर मुझे आगे जाकर के सीयूईटी देना है, मुझे कोई भी कोर्स करना है, उसके लिए बेसिक्स आना बहुत जरूरी है। और उनमें से सबसे पहला चैप्टर आपका बेसिक चैप्टर है, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसका इस्तेमाल आप 11वीं और 12वीं दोनों में करने वाले हैं। अगर यही नहीं समझ आएगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चंस कैसे करेंगे, क्या केमिस्ट्री हो भी पाएगी। तो इसीलिए आज सबसे पहले चैप्टर क्लास 11 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इन डिटेल पढ़ेंगे एंड आई नो जितनी देर मैं यहां तुम्हें पढ़ा रही हूं वैसे ही बच्चा तुम उसे पढ़ोगे, एक एक चीज समझोगे और फिर क्वेश्चन जरूर लगा करके देखोगे, क्योंकि उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बूस्टअप होगा। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले चैप्टर के साथ। वन शॉट होने वाला है और यहाँ पर हम जो क्वेश्चंस है, बाकी हमारा जो टॉपिक है, उनको अच्छे से समझते हुए चलेंगे, क्रिस्प फॉर्मेट में, एक अच्छे से फॉर्मेट में, राइट। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। तो मेरे चमकते सितारों, तुम्हारा नाम है शिमरिंग स्टार्स, जिनका काम है सिर्फ चमकना, डल नहीं पड़ना। तो अब ये ठान लो यार, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानियां हैं, उसको साइड में रखते हैं और इस चैप्टर को निपटाते हैं, अच्छे तरीके से खत्म करते हैं। चलिए जी, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ भी क्या क्या आज हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, लेकिन उससे भी पहले एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन है आप सभी के लिए। ये जो वीडियो है इसके अंदर आपको फॉर्मूला शीट्स देखने को मिलेंगी, चीट शीट्स देखने को मिलेंगी और ढेर सारी आपको मैं कहूंगी एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे, क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ना यार आसान होने वाली है। लेकिन उसका मतलब क्या है मैम, जैसे आप पढ़ा रही हो साथ साथ बस लिखते चले जाएं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बेटा। जो भी लिखने का काम होगा, जैसे कि अगर आपको मैं बताऊं तो मैं एक टॉपिक अगर आपको समझाऊंगी ना तो उसकी मैंने चीट शीट बनाई है, मतलब एक क्विक रिकैप देने के लिए तुम्हें समरी फॉर्मेट में चीजें बताई हैं, लिखी गई हैं, तुम्हें वैसे लिखनी है रिवीजन के लिए, और फिर घर पे उसको दीवार पे चिपका दो। लेकिन वो कब करना है, जब तुमने समझ लिया, जब तुमने समझ लिया तब वो काम करना है। अभी एक रफ रजिस्टर लो, मेरे साथ साथ समझते चलो, हेडिंग डालो, टॉपिक समझो, क्वेश्चन करो, हेडिंग डालो, टॉपिक समझो, क्वेश्चन करो। लेकिन उसके बाद जब लेक्चर हो जाए क्या करना है,
बिना देखे एक बार चीट शीट बनानी है, एक सिंगल पेज पे पूरा चैप्टर भर देना है, और अगर उसमें भी तकलीफ आ रही होगी तो नोट्स है ना यार, नोट्स में से सब लिखना, फॉर्मूला शीट भी लिखी हुई है, सारा कुछ तुम्हें मिलने वाला है इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर। एक तरह से रिवीजन होने वाली है हमारे फर्स्ट चैप्टर की। तो अगर किसी ने पहले नहीं पढ़ा उसको एक आइडिया लग जाएगा यार कैसे करना है, और जिसने पढ़ा है यार उसका एक रिकैप हो जाने वाला है बहुत ही शानदार तरीके से। अब क्या क्या टॉपिक रहेंगे, एनसीईआरटी का यार अपना फ्लो रहने वाला है। पहले हम भी केमिस्ट्री क्या होती है उसको समझेंगे, फिर मैटर क्या होता है, मैटर की क्लासिफिकेशन क्या होती है उसको समझेंगे, उसके बाद बेटा जी मैटर की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम अनसर्टेनिटी देखेंगे, मेजरमेंट में क्या होता है, किसी चीज को मेजर कर रहे हो वहां क्या अनसर्टेनिटी आ रही है, एक इंसान का आंसर दूसरे इंसान के आंसर से क्यों वैरी कर रहा है, कहां फर्क आ रहा है, कहां डिफरेंस आ रहा है, हम वो देखेंगे। इसके बाद लॉज जो है केमिकल कॉम्बिनेशन के उसको स्टडी करेंगे, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे, एंड देन एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, ये सब स्टडी करेंगे। फिर आता है ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से सवाल आपको क्वेश्चन पेपर में यार देखने को मिलता है, और वो है आपके पास मोल कॉन्सेप्ट। सवाल आता ही आता है, the most important topic of this particular chapter। इसके बाद हम लोग करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन, स्टोइकियोमेट्री और स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस एज पर एनसीईआरटी। इसी सेगमेंट के अंदर आपका लिमिटिंग रिएजेंट वाला टॉपिक भी आ जाता है, और इसी के अंदर कंसंट्रेशन टर्म्स भी आ जाती है, जो क्लास 12वीं का सबसे पहले चैप्टर का पहला टॉपिक है। तो सोचो जो चीज तुम यहां पढ़ रहे हो वो 11th में तो काम आएगी आएगी, 12th में भी काम आएगी। तो देर किस बात की है, शुरू करते हैं सेशन को। जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे फॉर्मूला शीट और चीट शीट मैंने मेंशन किया है, तो बेटा ये साथ साथ हर टॉपिक के तुम्हें देखने को मिलेंगे, जिससे तुम्हारी रिवीजन भी होगी, जिससे तुम्हें जब पेपर आने वाला होगा तो एक क्विक रिकैप भी कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए जी सबसे पहले टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। क्या है ये केमिस्ट्री जिसको हम पढ़ रहे हैं, वो क्या है? आज हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर हमने उठाया है, लेकिन केमिस्ट्री यार हम कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं? क्या कभी सोचा व्हाट इज केमिस्ट्री? अगर मैं किसी सब्सटेंस की बात कर रही हूं यार, वो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस बना कैसे है, उसकी प्रिपरेशन, बनने के बाद वो दिखता कैसे है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसका नेचर कैसे है, किसके साथ रिएक्ट करता है, कैसे रिएक्ट करता है, सारा कुछ किसके अंदर पढ़ते हैं? सारा कुछ हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जहां पर आप प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, नेचर, बिहेवियर सब कुछ स्टडी करते हो सब्सटेंसेस का। उसको क्या बोलते हैं, उस सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। तो ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, रिएक्शंस ऑफ अ मटेरियल सब्सटेंस, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं उसे हम केमिस्ट्री बोलते हैं। और केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है? हम हमारी डे टू डे लाइफ में कोई भी चीज देख रहे हैं आसपास, वहां पर केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। भले आप फूड प्रोडक्ट की बात करो, भले आप एग्रीकल्चर इंडस्ट्री देखिए, भले आप एनर्जी सोर्सेस की बात कीजिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखिए, इन्वर्टर देखिए, बैटरी देखिए, अपने आसपास आपको जो जो चीजें दिखाई दे रही हैं दैट इन्वॉल्व्स केमिस्ट्री। भले आप मेडिसिन देखिए। तो इसी पर बेस्ड एनसीईआरटी में बेटा एक हाईलाइट है, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री पर एनसीईआरटी में एक हाईलाइट है जो आपको पता होना चाहिए। 3 ऐसी दवाइयों का नाम दिया गया है जो आपको हाईलाइट करनी है। हाईलाइट करना कैसे है वो भी सिखाऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। पहले उन दवाइयों के बारे में जानते हैं। तो बेटा ये वो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जो कैंसर थेरेपी और एड्स पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये 3 ड्रग्स हैं, सिस्प्लैटिन, टेक्सोल एंड एजेटी। आपको ये तीनों के नाम पता होने चाहिए, पहली बात। और इसको मार्क कैसे करना है एनसीईआरटी में? जैसे आपकी एनसीईआरटी आपको इस तरीके से एनसीईआरटी दिखाई दे रही होगी, आपने इस तरीके से हाईलाइट कर लेना। हाइलाइटर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट। भी हमारे पास कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जैसे कि सिस्प्लैटिन है, टेक्सोल है, ये इफेक्टिव है कौन सी थेरेपी के अंदर? कैंसर थेरेपी के अंदर। और अगर मैं ड्रग एजेडिटी की बात करती हूं, एजिडोथाइमिडीन की बात करती हूं, तो ये एड्स पेशेंट के लिए मदद करती है। तो ये 3 ड्रग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी हाईलाइट पहले पन्ने पर अगर मैं बात करती हूं, जहां हम अंडरस्टैंड करें केमिस्ट्री को और केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस देख रहे हैं, अंडर द कैटेगरी इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप इस एनसीईआरटी हाईलाइट को रीड भी करें तो यहां क्लियरली मेंशन है भी आपकी डे टू डे लाइफ में फर्टिलाइजर्स ले लीजिए, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ले लीजिए, आप फूड इंडस्ट्री ले लीजिए, मेडिसिन इंडस्ट्री ले लीजिए, सब जगह केमिस्ट्री का रोल है जो कि आप यहां पर पढ़ भी पा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए अब हमारी बात होती है उस एक पर्टिकुलर सब्सटेंस से, मैं कह सकती हूं उस एक पर्टिकुलर टॉपिक से जिससे हमारी केमिस्ट्री की शुरुआत हुई, यानी कि जहां से हमने केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया, वो है मैटर। क्या है मैटर? क्या कहते हैं मैटर को?
क्या है एक ऐसा पर्टिकुलर चीज जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं और हमारा इसने इंटरेस्ट डेवलप करवाया। तो बेटा मैटर कोई भी ऐसी सब्सटेंस हो सकती है जिसका कुछ मास है जो एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर इस रिमोट की बात कर रही हूं तो इसका कुछ मास है, हथेली पर रख रही हूं तो ये एक स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है। ऐसे ये पेन को ले लीजिए, इसका कुछ मास है, ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, सो दिस इज अ मैटर। आप मैटर को अपनी 5 सेंसेस से फील कर सकते हैं, वो मैटर है। तो कंप्लीट डेफिनेशन इन तीनों को मिलाकर के आप बोल सकते हैं एनीथिंग व्हिच हैज मास, जिसका मास है, जिसका वजन है और जो स्पेस घेरता है, साथ ही साथ आप अपनी 5 सेंसेस से उसको फील कर सकते हो, उसको मैटर कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ढेर सारे एग्जांपल्स देख पा रहे हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हो चॉकलेट शेक है आपके पास, ठीक है, कॉफी है आपके पास, इरेजर है आपके पास वाटर बॉटल है आपके पास, मैं कह सकती हूँ घी है, या लेट्स कंसिडर एनी रिफाइंड ऑयल है, जस्ट एन एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट। आपके पास बैलून्स है, आपके पास वायर्स है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास आइस है। ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये सभी के सभी मैटर के एग्जाम्पल है। Matter is something which has mass, which occupies space and which can be felt by our 5 senses. That is matter. उसे matter कहते हैं। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं हमारी मैटर की क्लासिफिकेशन पर। मैटर को आप 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। एक वो तरीका होता है जो देख करके मैं बता सकती हूं, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज, और एक वो तरीका होता है भी वो रिएक्ट कैसे करता होगा, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। उस बेसिस पर हम मैटर को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, दैट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एंड द अनदर वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आप यहां पर देख पा रहे होंगे ये हमारे पास है फिजिकल क्लासिफिकेशन। आप ये जो स्टडी कर रहे हैं ये हमारी फिजिकल क्लासिफिकेशन होने वाली है मैटर की। मैं यहां पर इसको एक बारी से ब्लैक कलर से लिख देती हूं सो दैट आपको कलर बहुत अच्छे तरीके से विजिबल होगा। ये हमारी फिजिकल क्लासिफिकेशन होने वाली है। कैसे फिजिकल क्लासिफिकेशन है ये मैम थोड़ा समझाइए। फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पर अगर मैं तुम्हें बोल देती हूं कोई एक सब्सटेंस है जिसमें पार्टिकल्स बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है यार, वो तुम्हारा सॉलिड सब्सटेंस होता है। आपने देखा होगा फिक्स्ड शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, दैट इज सॉलिड इन नेचर। डस्टर की बात करती हूं, सॉलिड है ना। तो आइस की बात करते हैं, सॉलिड है। दिस इज समथिंग विच इज सॉलिड, जहां पार्टिकल्स क्या है, बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है। जैसे मान लीजिए ये मेरा फर्स्ट पार्टिकल है, मेरा सेकंड पार्टिकल है, थर्ड पार्टिकल है, फोर्थ पार्टिकल है, इस तरीके से पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हैं, तो ये सॉलिड सब्सटेंस है। लिक्विड क्या है, जहां पार्टिकल्स थोड़ी 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 दूरी पर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहां देखेंगे एक पार्टिकल इधर है तो इससे चिपका नहीं हुआ, दूसरा थोड़ी दूरी पर है, थोड़ी दूरी पर। ऐसा क्यों मैम? यहां पर है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ज्यादा अट्रैक्शन, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास होंगे। थोड़े 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 दूर होने का मतलब उसमें अट्रैक्शन पहले के मुताबिक कम है। इनमें अट्रैक्शन क्या होंगी, कम। लिक्विड के एग्जांपल वाटर आपके पास है। ऐसे ही अगर मैं आती हूँ गैसेस में, तो गैसेस में तो और पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूरी पर है, बहुत ही ज्यादा दूरी पर तुम्हें देखने को मिलते हैं। इसका मतलब मैम गैस में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, क्योंकि अगर होती तो पार्टिकल पास पास होते। मतलब यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, नेग्लिजिबल है। यहां रिपल्शन ज्यादा है। रिपल्शन का मतलब क्या है, एक दूसरे से दूर भागने की टेंडेंसी टू एस्केप ईच अदर, वो बहुत ज्यादा है, तभी पार्टिकल दूरी पर मिल रहे हैं। तो गैसेस इस तरीके से आपको देखने को मिल रही है। ये हमारी फिजिकल क्लासिफिकेशन है मैटर की। अब मैं बात करने जा रही हूं, यहां पर जो आप क्लासिफिकेशन देख पा रहे हैं ये आपकी केमिकल क्लासिफिकेशन है। केमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब भी वो रिएक्शंस कैसे कर रहा है, वो कैसे कंपोजिशन में फॉर्म्ड है। जब हम कंपोजिशन की बात कर रहे हैं तब हम केमिकल क्लासिफिकेशन की आम भाषा में बात कर रहे हैं। बना कैसे है, कंपोज्ड कैसे है, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। ठीक है, वो किस तरीके के रिएक्शंस दिखाएगा, सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो इस बेसिस पर हम क्लासिफाई करते हैं मैटर को प्योर सब्सटेंसेस में, साथ ही साथ मिक्सचर में। प्योर सब्सटेंसेस का मतलब जो प्योर है, जिसमें कुछ मिला नहीं हुआ है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, उसको आप प्योर कह सकते हो। मिक्सचर का मतलब ही क्या होगा, भी एक चीज के अंदर तुमने दूसरी चीज डाल दी तो वो प्योर नहीं रहा, वो मिक्स हो गया, वो एक मिक्सचर बन गया। जब आप किसी 2 सॉल्यूशंस को लेते हो तो आपने उनको मिक्स कर दिया, वो मिक्सचर बन जाता है। अब जब मैं सॉल्यूशन भी बोल रही हूं तो उसमें भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, तो ध्यान से समझना इस चीज को। प्योर सब्सटेंस का मतलब, जैसे कि अगर मैंने पानी की बात करी, बेटा वाटर की बात करी, तो वाटर के अंदर तुमने कुछ मिक्स नहीं किया, वहीं पर मैंने क्या कर दिया यार, मैंने मिट्टी डाल दी पानी के अंदर, तो वो तो मेरा मिक्सचर बन गया, क्योंकि मैंने 2 प्योर सब्सटेंसेस को लेकर के एक दूसरे में डाल दिया, तो मिक्सचर बन गया। तो प्योर सब्सटेंसेस भी फर्दर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के अंदर क्लासिफाई होते हैं। एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं ये हमारे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं,
होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, या हमारे जितने एटम्स हैं वो भी किसके अंदर आते हैं, एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, जैसे आपके सामने ऑक्सीजन, ये O2 गैस दे रखी है, आपको ऑक्सीजन गैस दे रखी है, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके O2 गैस बना रहा है। सेम, होमो का मतलब होता है सेम, जब सेम एटम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बनते हैं। या इकलौता कोई एटम भी हो सकता है, जैसे Fe आपको देखने को मिल गया, जैसे आपको Na देखने को मिल गया, जैसे आपको Mg देखने को मिल गया। अगर मैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की और बात करूं, जैसे Cl2 हो गया, जैसे N2 हो गया, तो ये सभी क्या है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, जहां एक से ज्यादा एटम जो सेम है, अलग भी नहीं, सेम है और एक दूसरे से जुड़ रहे हैं बेटा, वो भी आपकी किस कैटेगरी में जाते हैं, एलिमेंट में जाते हैं। जबकि अगर मैं कंपाउंड की बात करती हूं, तो अगर मैंने इसको होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोला, तो मेरे जो कंपाउंड यहां पर मिलेंगे, इसको मैं दूसरे कलर से आपको यहां पर रिप्रेजेंट करना चाहूंगी, कंपाउंड हमारे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल की कैटेगरी में जाते हैं, जहां पर आपको डिफरेंट एटम्स एक दूसरे से जुड़ते हुए दिखते हैं। तो कभी आपको सेम एटम एक दूसरे से जुड़ते हुए दिखेंगे तो आप उसको एलिमेंट कहेंगे, जबकि अलग अलग एटम एक दूसरे से जुड़ेंगे तो आप उसको कंपाउंड की कैटेगरी में फॉल करवाएंगे। आगे बढ़ते हुए मिक्सचर की बात करते हैं, उससे पहले एक छोटी सी बात बता दूं, जो कंपाउंड आपको देखने को मिल रहे हैं ये भी 3 तरह के होते हैं, ठीक है। यहां पर आपको कोवेलेंट देखते हो, आयनिक देखते हो, कोऑर्डिनेट देखते हो। तो ये जो NaCl आपको देखने को मिल रहा है, ये Na पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है, आयोनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मिक्सचर की बात करते हैं। तो मिक्सचर भी 2 तरह के होते हैं, होमोजेनस और हेट्रोजेनस होते हैं। होमो मतलब समानता है, पूरी तरह समानता है। अगर आज मैंने एक पानी के ग्लास के अंदर चीनी डाल दी और उसमें मिक्स कर दी, घोल दी, मीठा पानी हो गया, लेकिन उस मीठे पानी को कहीं से भी निकाल लूं मैं, मेरे को हर तरफ वो मीठा ही दिखेगा। तो मैं ये कह सकती हूं होमोजेनस मिक्सचर्स वो होते हैं जहां यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है थ्रू आउट। तो होमोजेनस में हम ये बोल सकते हैं भी यहां पर हमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखने को मिलती है थ्रू आउट, समानता देखने को मिलती है। हेट्रोजीनस में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, जैसे कि सैंड एंड वाटर, पानी में मिट्टी डाल दी, ऐसे बड़े बड़े सैंड के पार्टिकल्स सेटल हो गए क्योंकि मास ज्यादा था। क्या ऊपर से निकालूंगी तो वैसे ही मिट्टी या कंकर निकलेंगे? नहीं। नीचे से निकालूंगी तो क्या वैसे ही मिट्टी कंकर निकलेंगे? मैम दोनों अलग अलग है ना, अलग अलग लगेंगे, क्योंकि वहां कम पार्टिकल होंगे सैंड के, ज्यादा पार्टिकल होंगे, नीचे सेटल कर गया। हेट्रोजीनस है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। तो ये हमारी सबसे पहले टॉपिक कवर होता है जिसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जहां पर हम मैटर को समझते हैं फिजिकल बेसिस पे, सॉलिड, लिक्विड, गैस पे, जहां पर पार्टिकल्स कैसे पैक्ड है, एक दूसरे से चिपके हुए हैं, मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है तो सॉलिड होंगे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर है तो लिक्विड होंगे, बहुत ज्यादा दूरी पर है तो गैसियस हो जाएंगे। ऐसे केमिकल क्लासिफिकेशन के प्रति चलते हैं तो कंपोजिशन की बात करते हैं, कैसा उसका नेचर है। एलिमेंट्स क्या होते हैं? या तो एटम हो सकते हैं जो अकेला प्रेजेंट है, या फिर क्या हो सकते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, एक से ज्यादा एटम जो कि सेम है वो जुड़े हुए हैं तो भी एलिमेंट है। लेकिन अलग अलग एटम जुड़ जाए तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल। CH4 क्या है? एक मॉलिक्यूल है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, अलग अलग जुड़ गए, मॉलिक्यूल बन गया। साथ ही साथ यहां मिक्सचर की बात करते हैं, होमो और हेट्रो की बात कर रहे हैं। होमो का मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट। जब सेम कंपोजिशन थ्रू आउट होगी तो होमोजेनस होगा, समानता होगी। जब समानता नहीं होगी, अलग अलग जगह से चीजें निकालोगे तो भाई अलग अलग आपके पास क्वांटिटी, क्वालिटी मिलेगी, हेट्रोजेनस आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, तो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज इन मैटर की। क्या ये जो मैटर है इनकी क्या प्रॉपर्टीज है, इनको कैसे मेजर किया जाता है। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन की थी। अब थोड़ा सा ये भी अंडरस्टैंड करते हैं भी मैम फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी हो सकती है, केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी हो सकती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करती हूं तो आप इनको मेजर कर सकते हो, आप इनको ऑब्जर्व कर सकते हो बिना आइडेंटिटी को चेंज किए। किसी भी सब्सटेंस को तुम मेजर कर सकते हो, उसका वॉल्यूम देख सकते हो भाई, उसका कलर देख सकते हो, है ना। तो बिना चेंज किए, बिना कोई रिएक्शन करवाए उसके बारे में जानना, सिर्फ उसको देख करके, मेजर करके, ऑब्जर्व करके, अपनी आंखों से देख करके, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है। जैसे कि कलर हो गया, ओडोर हो गया, स्मेल हो गई, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी हो गया। मतलब जो जैसा था मैंने बस वैसे उसकी सारी चीजें लिख ली, इसका ये मेल्टिंग पॉइंट है, इसकी ये डेंसिटी है। जैसे मान लीजिए आप मेरी बात कर रहे हो, ठीक है, अगर आप बोलोगे तो मैम ने क्या, एक मैम ने वॉच डाली हुई थी, मैम के जो हेयर्स है वो लॉन्ग हेयर्स है, मैम ने स्पेक्स लगा रखी थी, राइट। तो तुम जो देख करके चीजें बता सकते हो वो तुम मेरे बारे में बता रहे हो, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो मेरी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। मैं बनी किससे हुई हूं, कितना % पानी है, क्या क्या चीजें हैं, तो वो सब के
किस में जाती है, केमिकल आपकी प्रॉपर्टीज में जाती है। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, जहां कोई केमिकल चेंज हो रहा है, जहां पर भी कोई केमिकल चेंज होगा वो केमिकल प्रॉपर्टी होगी, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज बन रही है। जैसे कि कोई कंपोजिशन की हम बात करते हैं, कंबस्टिबिलिटी की बात करते हैं, रिएक्टिविटी की बात करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, बेसिस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं क्या बन रहा है, वो सब केमिकल प्रॉपर्टीज में जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां रिएक्शन हो रही है। तो जो चीज तुम देख पाओ वो फिजिकल में डालो, जो चीज तुम ना देख पाओ उसको तुम ये बोलो भी यार ये तो रिएक्ट कर रहा है, ये कोई चीज रिएक्ट कर रही है, किसी की रिएक्शन करवा दी, वो सब केमिकल में जाएगा, राइट। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। अब हम इन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज को कैसे मेजर करते हैं भी, जैसे तुमने बोला शौर्या मैम की हाइट इतनी है, शौर्या मैम का वेट इतना है ना, तो ये वेट, हाइट, ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। कैसे मेजर कर रहे हैं? अगर आप बोलो मैम मैं तो सेंटीमीटर में मेजर करना मैं तो मीटर में मेजर करना चाहता हूँ चीजों को, मैं डिस्टेंस को मीटर में देखना चाहता हूँ, कोई इंसान वहां से वहां तक गया, इतना किलोमीटर गया, इतना मीटर गया, तो आप यूनिट की बात कर रहे हो, यहां पर नंबर की बात कर रहे हो। लेट्स कंसिडर, मैंने तुम्हें बोल दिया यार एक सिंपल सी बात समझने की कोशिश करते हैं भी, मेरे पास क्या है 6 मीटर एक वैल्यू है, इसे स्मॉल m लिखा होता है, स्मॉल m में ये जो आपको m देखने को मिल रहा है ये आपका मीटर है, ये क्या है, ये यूनिट है, ये क्या होती है, ये यूनिट होती है। और अगर आप 6 की बात कर रहे हो तो क्या है, ये एक नंबर है, दिस इज अ नंबर। तो जब आप नंबर और यूनिट को एक साथ लेते हो तो यहां से आप किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी की मेजरमेंट बता रहे हो, किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी की मेजरमेंट बता रहे हो, उसकी मेजरमेंट ऑब्जर्व कर रहे हो या आप कैलकुलेट कर रहे हो उसकी मेजरमेंट, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए पहले नंबर लिखा जाता है फिर यूनिट लिखा जाता है। तो अभी हम इन्हीं यूनिट की बात करने जा रहे हैं भी, अगर मान लीजिए कभी आपको ऐसे देखने को मिले यार 6 सेकंड्स लग गए उसको, ठीक है, मेरे को अभी तक कॉल करने में 6 सेकंड लग गए है ना, और यहीं पर कोई बोल रहा है यार 1 घंटे से कोई कॉल नहीं आया, ठीक है, या लेट्स कंसिडर आप ये बोल रहे हो भी मैम वो तो 600 किलोमीटर का रास्ता था, ठीक है, या कोई बच्चा बता रहा है भी 60 सेंटीमीटर लॉन्ग एक पाइल देखी है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, ये जो चीजें मैंने मेंशन की है इसमें और 2-3 एग्जांपल ले सकते हैं। 50 kg वेट, तो ये क्या है, ये सेकंड्स क्या है, अभी बताया व्हाट आर सेकंड्स, व्हाट इज आर, व्हाट इज किलोमीटर, व्हाट इज सेंटीमीटर, व्हाट इज केजी या व्हाट इज ग्राम्स, ये सब क्या है, ये सब यूनिट, और इनके आगे जो नंबर लिखे जाते हैं इन दोनों को मिलाते हैं तो ये किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी की मेजरमेंट हमें बताते हैं। अब इन्हीं यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा जो यहाँ पर यूनिट अभी मतलब जिस यूनिट को हम फॉलो करते हैं दैट इज SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। MKS यूनिट आया, CGS यूनिट आया, लेकिन फॉलो किसको किया जा रहा है, SI सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है। तो धीरे धीरे यूनिट ऑफ सिस्टम्स हम पढ़ते गए एंड मॉडिफिकेशंस आती गई। पहले के समय में 3 बेसिक यूनिट पे फोकस किया जाता था, लेकिन SI सिस्टम ऑफ यूनिट यहाँ पर 7 आपकी बेसिक्स यूनिट आती है, 7 बेसिक यूनिट पर ये फोकस करता है। आइए समझते हैं ये शब्द 7 बेसिक यूनिट में, बेसिक यूनिट क्या है, ठीक है। तो पहली बात तो मैं बता देती हूँ, SI यूनिट यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है इसमें 7 बेस यूनिट्स आती हैं। यूनिट्स 2 तरीके के आपको देखने को मिल सकते हैं, एक बेस यूनिट्स होती है, एक हमारे पास डिराइव्ड यूनिट होती है। बेस्ड यूनिट की बात करते हैं तो हमारे पास ये 7 बेस यूनिट्स होती हैं, ठीक है, और डिराइव्ड यूनिट की बात करते हैं तो ऐसी यूनिट्स जो बेस यूनिट से डिराइव किए जाती हैं, ठीक है, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस यूनिट, जो बेस यूनिट से डिराइव होते हैं। एक एग्जांपल आपको दिखाती हूं, जैसे अगर मैं बोलती हूं हमारे पास एक बेसिक यूनिट लेंथ की है मीटर, SI यूनिट जो है वो क्या है, मीटर है। तो अगर मैं आपको बोलती हूँ मेरे को एरिया निकाल करके बताइए एरिया कितना होगा, तो आपको पता है एरिया होता है लेंथ इंटू में लेंथ, और लेंथ की अगर SI यूनिट मीटर है तो मीटर इंटू मीटर, एरिया की यूनिट कितनी आ जाएगी, मीटर स्क्वायर हो जाएगी। तो ये मीटर स्क्वायर क्या हुआ, ये मीटर स्क्वायर हमारे पास डिराइव्ड यूनिट हुआ। इसे क्या कहेंगे, डिराइव्ड यूनिट कहेंगे, जो हमने बेस यूनिट से डिराइव करी। चलिए आइए जानते हैं उन 7 बेस यूनिट के बारे में इन डिटेल। कौन सी ऐसी 7 बेस यूनिट है, अगेन हमारे पास जो 7 बेस यूनिट आती है वो आती है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये सारी की सारी हमारी क्या है, हमारी बेस यूनिट्स कहलाती हैं। अब नाउ लेट्स अंडरस्टैंड भी यहां इन्हें रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। जैसे बहुत सारे बच्चे टेम्परेचर और टाइम को
स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं या दोनों को ही कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर को हमेशा कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि अगर आप टाइम को देखोगे तो स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेंथ को स्मॉल एल से, मास को स्मॉल एम से, इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बेटा जिसे क्या बोलते हैं, जिसे मोल भी बोला जाता है, उसे हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनकी क्या क्या एसआई सिस्टम में यूनिट्स है, जैसे पहले लेंथ के लिए केजी बोला जाता था, सॉरी मास के लिए केजी बोला जाता था, ठीक है, ऐसे लेंथ के लिए मीटर बोला जाता है। अब मास के लिए अगर आप देखेंगे तो आपके पास केजी होगा, लेंथ के लिए मीटर होगा, टाइम के लिए सेकंड्स होगा। अब आप बोलोगे मैम ग्राम भी तो होता है, किलोमीटर भी तो होता है, सेंटीमीटर भी तो होता है, आर भी तो होता है। तो हमने ये डिसाइड करी है एसआई सिस्टम में। जैसे मैंने आपको अभी बोल रही थी, एग्जांपल दे रही थी, भी मास के लिए ग्राम्स भी इस्तेमाल किया जा सकता है, हमने केजी एसआई सिस्टम में रखी, एसआई यूनिट में रखी। ऐसे ही अगर लेंथ के लिए मैं बोलूं, सेंटीमीटर भी है एक मेजरमेंट, आप जहां से कर सकते हैं। केजी भी आपके पास मास के लिए केजी हो जाएगा। यू हैव वेरियस यूनिट्स, लेकिन ऐसा यूनिट एक रखी गई। लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए आपके पास केजी, टाइम के लिए अगर आप देखेंगे तो वो सेकंड्स हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट के लिए देखेंगे तो वो एम्पियर यूनिट रखी गई, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करोगे। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर में भी अगर आपको पता है, टेम्परेचर की भी आपके पास 3 यूनिट्स होती है, आप केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट, इन सब में कैलकुलेट कर सकते हैं। पर ऐसा यूनिट कौन सी है, ऐसा यूनिट है मैम केल्विन। बात करते हैं मोल की, तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखना है। जब आप मोल बोल रहे हो MOL ही है, बट जब आप लिखते हो तो इसको MOL करके यूनिट को मेंशन किया जाएगा, ई को नहीं लिखा जाता। जब भी आप यूनिट लिख रहे हैं मोल की तो MOL करके रिप्रेजेंट करेंगे, MOLE नहीं होगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करते हैं तो कैंडेला हमारे पास इसकी SI यूनिट आती है। अब आगे बढ़ते हैं, नाउ वी हैव अनदर पार्ट जिसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। प्रीफिक्स की बात करते हैं। प्रीफिक्स, प्री का मतलब पहले, जैसे कि अभी मैंने आपको बोला मीटर भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, किलोमीटर भी लिख सकते हैं। तो क्या आपने एक छोटी सी चीज ऑब्जर्व करी, मैंने मीटर के आगे ही सेंटी लगा दिया, मीटर के आगे ही किलो लगा दिया, मीटर के आगे ही पीको लगा दिया, मीटर के आगे ही मैंने कुछ एक वैल्यू लगा दी, कुछ एक नंबर लगा दिया। अब वो नंबर क्या है, वो नंबर प्रीफिक्स है। सेंटी लगेगा तो कितना वैल्यू आएगी, कितना नंबर आएगा, पीको लगेगा तो उसकी कितनी वैल्यू आएगी, नैनो लगेगा तो कितनी वैल्यू आएगी। तो एक वैल्यू लगा दी जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूं इन सिंबल से। आइए इनको समझते हैं। आप सभी ने देखा होगा जो डेका है, कभी आ जाता है डेकामीटर। डेका का मतलब क्या होता है, आपने 10 से उसके आगे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ऐसे अगर मैंने कभी आपने देखा सेंटी लिखा होता है, ठीक है, सेंटी का मतलब क्या, 10 की पावर माइनस का 2 मीटर, इसको ऐसे समझ सकते हो। अगर मैंने बोल दिया यार 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के इक्वल है, तो मीटर और मीटर तो है, यहां सेंटी आ गया तो सेंटी की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर 10 की पावर माइनस के 2 मीटर के इक्वल होता है। ऐसे ही हम यहां पर चीजें और भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैम हम एक एग्जांपल ले लेते हैं नैनो का। 1 नैनोमीटर कितने मीटर के इक्वल है, मीटर मीटर, यहां नैनो है, नैनो की वैल्यू है 10 की पावर माइनस का 9। तो 1 नैनोमीटर 10 की पावर माइनस 9 मीटर के इक्वल है। तो एसआई यूनिट क्या था, मीटर, और उसके आगे प्रीफिक्स लगाते जाओगे तो आपके पास और भी ज्यादा यूनिट्स आ जाएंगी। तो ऐसे हमारे पास ये प्रीफिक्सेस मेंशन है, जिसमें मैं स्टार लगा रही हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, पीको, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इधर से आप किलो ले सकते हैं और आप गीगा की बात कर सकते हैं। ये जितने भी स्टार लगाए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसी तरीके से इसको समझना है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, कुछ डेफिनेशंस की बात करते हैं और उनको समझते हैं। अब जो हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे उनको थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने जा रही हूं मास और वेट की। व्हाट डू यू थिंक इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मास और वेट? मास और वेट में क्या अंतर होगा? वेट जो है उस पर ग्रेविटी का असर होता है, मास पर ऐसा नहीं होता। मास कांस्टेंट वैल्यू है, वेट बदल सकती है, वेट में बदलाव आ सकता है ग्रेविटी की वजह से। तो हम यहां ये कह देते हैं मास का मतलब क्या है, एक सब्सटेंस के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है उसको मास बोलते हैं। जबकि वेट क्या है, वेट है जो फोर्स ग्रेविटी एक्सर्ट करती है किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे, किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट होती है यार, उसकी वजह से हमें वेट मिलता है। जबकि मास एक सब्सटेंस के अंदर कितना मैटर है वो उसका
मास होता है। मास सब्सटेंस का कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं, क्योंकि मैटर का जो अमाउंट है वो तो सेम रहेगा। ग्रेविटी की वजह से फोर्स बदल सकता, मतलब जो फोर्स लग रही है ऑन दी रीजन, कोई यहां पर है, कोई कहीं और रीजन पे प्रेजेंट है, तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लग रही है, यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स उस एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे कितनी लग रही है वो बदल सकता है, जिसकी वजह से वेट बदलता है। तो हम यहां पर क्या कह देते हैं भी, प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। क्यों वेरी करती है? क्योंकि ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। आगे चलते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज स्पेस जो ऑक्यूपाई करती है। जब मैं बोल रही थी कि मैटर क्या होता है, जो जिसका मास है, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, तो स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। तो कोई भी सब्सटेंस कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो उसके वॉल्यूम को डिटरमाइन करता है। अगेन वॉल्यूम हमारा एक डिराइव्ड यूनिट है, बेसिक यूनिट में हमने इसको नहीं देखा था। कैसे डिराइव्ड यूनिट होगा मैम? वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू में लेंथ, या कह सकते हो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ की यूनिट हमारे पास मीटर होती है, तो मीटर इंटू मीटर, यानी कि यहां से हमने मीटर क्यूब क्या कर लिया, यहां पर यूनिट निकाल ली वॉल्यूम की। डेंसिटी की बात करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट जो है उसमें एटम्स कैसे प्रेजेंट है, कैसे अरेंजमेंट है, वो उसकी डेंसिटी बताती है। या आम भाषा में मैं बोलूं तो कोई भी चीज कितना मास ऑक्यूपाई कर रही है पर यूनिट वॉल्यूम में, वो भी आपके पास क्या है, उसकी डेंसिटी, अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। आम भाषा में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेंसिटी इज मास बाय में वॉल्यूम। अब डेंसिटी भी क्या है, एक डिराइव्ड यूनिट है, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी मैम? मास की होती है केजी, और वॉल्यूम की अभी हमने निकाली थी मीटर क्यूब, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो केजी पर मीटर क्यूब। राइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करने जा रहे हैं टेम्परेचर की। किसकी बात करने वाले हैं? टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर तापमान बताता है, हॉटनेस एंड कोल्डनेस बताता है। राइट, साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं तीन ऐसे आपके पास मेजरमेंट करने के लिए स्केल्स है टेम्परेचर के। फारेनहाइट हो गया, डिग्री सेल्सियस हो गया, केल्विन हो गया, जिसमें से केल्विन को सेलेक्ट किया गया एज एन एसआई यूनिट। राइट एवरीबॉडी, तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी। नाउ आई शैल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर्स, जिसका नाम है अनसर्टेनिटी ही मेजरमेंट में, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट में साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है? अगर हम किसी भी एक सब्सटेंस की वैल्यू निकाल रहे हैं, लेबोरेटरी में बैठे हैं, कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट किस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर मैं किसी भी एक चीज को जिसका नंबर बहुत ज्यादा, या तो 0.0000 समथिंग ऐसे करके एक ह्यूज नंबर मुझे देखने को मिल रहा है, अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो मैं उसको रिप्रेजेंट कैसे कर रही हूँ, उसको एक शॉर्टेस्ट तरीके से मैं आपको बता सकूं ताकि आप कोई डेसिमल में गलती ना कर सको, उसके लिए बेटा साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने तुम्हें बोला बेटा, मैंने एक कैलकुलेशन करी, कंसंट्रेशन आई 0.000008, कितने जीरोस बोले मैंने? कंफ्यूज हो गए ना? बैक कर रहे हो ना? वीडियो नहीं कर रहे, सोच रहे हो नहीं मैम बैक नहीं कर रहे, आप बता ही दोगी इसलिए बैक नहीं किया, है ना? तो देखिए, आपको जीरो सुनने के लिए वीडियो को पीछे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं फटफट जीरो बोल गई, या हो सकता है जब मैंने कैलकुलेट किया और जब मैं तुम्हें बताने लगी तो बेटा कुछ जीरो में ऊपर नीचे हो गया, अंतर हो गया, है ना? एक जीरो कम बता दिया या ज्यादा बता दिया, तो रिप्रेजेंट इस तरीके से करेंगे भी वो समझ आए, अंडरस्टैंडेबल हो। n इंटू 10 की पावर n की टर्म्स में, किसी भी चीज को 10 की पावर n की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हो, वो साइंटिफिक नोटेशन बन जाता है। जैसे कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन इन विच एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड, किसी भी नंबर को कर सकते हो, वो है n इंटू 10 की पावर n। जहां ये जो स्मॉल n मैंने लिखा है, ये एक्सपोनेंट है जिसकी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू हो सकती है। आइए समझते हैं मैम कैसे पता लगाना है, कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखना है। तो लेट्स कंसिडर, मेरे पास एक एग्जांपल है, मैंने तुम्हें दे दिया 0.000283। लेट्स कंसिडर, एक और नंबर ले लेते हैं, ठीक है? अब देखो, इस नंबर को ध्यान से देखो, आप सभी बच्चे यहां पर जा रहे हैं, 2834 है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, जो पहला आपका डिजिट है जो जीरो नहीं है, इनमें से पहला डिजिट कौन सा है जो जीरो नहीं है मैम? 2 है। कौन सा है? 2 है, ठीक है। आपको डेसिमल इसके पीछे लेकर आना है। डेसिमल कहाँ है मैम? डेसिमल यहाँ है, मुझे कहाँ लाना है? यहाँ लाना है। 1 चलूंगा डिस्टेंस, 2 चलूंगा डिस्टेंस, 3 चलूंगा डिस्टेंस, 4 चलूंगा डिस्टेंस। 4 डिस्टेंस तो आप चलोगे, मतलब कि ये नंबर 2.834 इंटू बेटा 10 की पावर कुछ तो होगा, पर कितना चले मैम? 4 का डिस्टेंस। अब ये +4 होगा या -4 होगा, ये सवाल आता है। अब मैम ये +4 होगा या -4? तो ध्यान देना यार, जिंदगी में जब कुछ अच्छा करने जाते हैं, सही रास्ते पर चलते हैं, तो पहले ना बहुत सारी रुकावटें आती हैं, कुछ नेगेटिविटी आती है।
आती है कि नहीं आती है? कुछ भी नेक काम करने जाते हो ना, ऐसे ऐसे लग जाएगी, चलते चलते गिर जाओगे, है ना, चोट लग जाएगी, फिर कहते थे ना तुम बुरी नजर से बच गए। यानी कि जब भी आप राइट पाथ पे जाने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है ताकि तुम्हें बुरी नजर से बचाया जा सके। राइट तो राइट पाथ पे जाने से नेगेटिव, लेफ्ट पाथ पे जाने से पॉजिटिव हो जाएगा। सिंपल है ना। चलो देखो, अब बेटा ये राइट है, ये लेफ्ट है, दिस इज राइट, तो मैं किस डायरेक्शन में जा रही हूं मैम? राइट। तो भाई कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा, मतलब ये जो 4 आया है ये -4 के नंबर में इस पे चला जाएगा। तो ये मुझे तुम्हें बताना आसान है, ये नंबर, ये ना, इसे साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ और क्वेश्चंस ऐसे ही समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इस बार दे दिया 2, 8, 3, 4.5, 6, 7, 8। मान लो यार मैंने कुछ ऐसा नंबर दे दिया, अरे बाप रे मैम इतना बड़ा नंबर, पहली बात तो है ना, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बेटा डेसिमल को पहले डिजिट के बाद में आना चाहिए, पहली बात। मैम मुझे इसको 1, 2, 3 डिजिट लेके जाना है, ठीक है। मतलब आप इसको ऐसा बनाओगे 2.834567 इंटू 10 की पावर इस बार क्या होगी? कौन सी डायरेक्शन है मैम? लेफ्ट डायरेक्शन है। देखो ना, राइट लेफ्ट, भाई किताब में देखो ऐसे नहीं कहना दिस इज राइट दिस इज लेफ्ट, ऐसे देखो राइट लेफ्ट, लेफ्ट जा रहा मैम, हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, प्लस का 3 वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से आप साइंटिफिक नोटेशन करते हैं। चलिए 2 और सवाल इस पर करते हैं। देखिए मान लीजिए मैंने आपको इस बार क्वेश्चन दे दिया है 300.0, अब इसको कैसे करेंगे? तो मैम देखिए पहली बात तो मैम ये डेसिमल 1, 2 फर्स्ट डिजिट के बाद आना चाहिए, मतलब 3.000 इंटू 10 की पावर कितना होगा? मैम हम जा रहे हैं कौन सी डायरेक्शन में? लेफ्ट डायरेक्शन, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव आएगी, 2 डिजिट पे चल रहे हो तो +2। क्लियर हो गया सभी को? ग्रेट। अच्छा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरा कलर ले लेती हूं मैं यहां पर। जैसे मान लीजिएगा क्वेश्चन देखिएगा 0.03089, मान लीजिए ये सवाल है। अब मैम ये जो डेसिमल है ये 3 के बाद आना चाहिए, 2 डिजिट मैम ये भी चलेगा, तो मतलब मैम ये 3.089 इंटू 10 की पावर कितना होगा मैम? कौन सी डायरेक्शन? राइट डायरेक्शन, राइट में जाएंगे नेगेटिव होगा, कितना चला? 2 चला, तो -2। अब एक चीज यहां पर आप लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्मेट में, ताकि आपको बेटा याद रहे, है ना। जब हम जाते हैं राइट तो हमारे साथ तो भाई कुछ कुछ नेगेटिव हो जाता है ताकि बुरी नजर से बच सके, तो हम रोने लग जाते, गुस्सा हो जाते हैं। जब हम जाते हैं लेफ्ट तो हम होते हैं हैप्पी, मतलब होते हैं पॉजिटिव, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज गोइंग टू बी सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स पे जा रहे हैं, यानी कि कुछ ऐसे मीनिंगफुल डिजिट्स या मीनिंगफुल फिगर्स हमारे होते हैं विच आर नॉन विच सर्टेनली +1 विच इज एस्टिमेटेड और अनसर्टेन। कहने का मतलब क्या है? कोई भी नंबर अनसर्टेन हो सकता है। मान लीजिए लेबोरेटरी के अंदर आप कुछ वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे थे, एक बच्चे का आंसर आया 0.00302, एक बच्चे का आया 0.00312, एक का आया 0.00299, मतलब सबका नंबर जो है वो आसपास है, मतलब कोई तो चीज है जो कि एक अनसर्टेन है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपने किसी चीज की वैल्यू कैलकुलेट करी 2 सेंटीमीटर आई, आपके दोस्त ने करी 1.999 और आपके एक और दोस्त ने करी 2.01 आ गई, यानी कि कुछ ना कुछ अंतर आपको देखने को मिला, जो कि 1 डेसिमल या 2 डेसिमल तक मुश्किल से आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। फिर कुछ ना कुछ सर्टेन नंबर के अंदर चेंज आ जाना, 1 से उसका 2 बन जाना, 2 से वापस से उसका 1 बन जाना, वो उसकी अनसर्टेनिटी है। तो उसके लिए हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करते हैं। आइए देखते हैं। ये अनसर्टेनिटी जो है ये कुछ सर्टेन डिजिट्स के द्वारा लिखी जाती है, जहां पर हम लास्ट अनसर्टेन डिजिट की बात करते हैं। आइए, तो कुछ रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो आपको पता होना चाहिए। पहला रूल सिग्निफिकेंट फिगर ढूंढने का, यही पूछा जाता है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। पहला रूल क्या आता है? जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सभी के सभी आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। जैसे कि पहली बात, नॉन जीरो कौन से होते हैं? जीरो को छोड़ करके, जैसे कि 1 होगा, जैसे कि 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, ये सभी आपके नॉन जीरो डिजिट्स हैं, जीरो को छोड़ करके। ये सभी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने दे दिया है 323, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है मैम? ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, सभी नॉन जीरो हैं मैम। यहाँ आंसर आएगा हमारा 3,
3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यह आपका सबसे पहला रूल आता है। सेकंड रूल की जब हम बात करते हैं तो हम ये यहां पर बोलते हैं भी, अब आप जीरो की बात करते हो तो ध्यान से सुनना, अगर आपका जीरो, ठीक है, किसी भी नॉन जीरो डिजिट से पहले आ जाए, जीरो प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले, या आप बिफोर लिख सकते हो, प्रीसीडिंग एनी नॉन जीरो डिजिट, कभी भी आपका जीरो नॉन जीरो डिजिट से पहले आ जाए, इट इज नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको दे दिया 0.0098, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप बोलेंगे यहां पर मैम ये जीरो काउंट नहीं होगा, ये जीरो काउंट नहीं होगा, ये भी काउंट होगा और ये भी काउंट होगा। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे यहां पर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके यहां पर हो जाएंगे, ठीक है। मतलब पहले जो उसके जीरो प्रेजेंट है वो आप काउंट नहीं करते हैं। चलिए थर्ड रूल की तरफ बढ़ते हुए हमने बोल दिया, पहली बात तो जितने नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट है, जो जीरो नॉन जीरो से प्रेजेंट है पहले वो भी क्या है, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। अब बात करते हैं कोई जीरो अगर 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, जीरो इन बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, अगर कोई जीरो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 303, तो ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी होगा और ये भी होगा। आंसर यहां से आपके पास 3 आ जाएगा। चलिए चलते हैं हमारे फोर्थ रूल की तरफ। अब आगे वाले जीरो की बात होगी, बीच वाले जीरो के पीछे वाले जीरो की बात करते हैं। जीरो एट दी लास्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, जो जीरो नॉन जीरो डिजिट के लास्ट में होता है, इज ओनली सिग्निफिकेंट, वो तभी सिग्निफिकेंट फिगर होगा व्हेन अ डेसिमल इज प्रेजेंट, व्हेन अ डेसिमल इज प्रेजेंट। बेटा अगर तो डेसिमल प्रेजेंट होगा तो वो सिग्निफिकेंट होगा जो जीरो आखिरी में है, अदरवाइज नहीं होगा। आइए इसका एक छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल लेकर के इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया और एक क्वेश्चन मैंने आपको इस तरीके का दे दिया, ठीक है, और एक क्वेश्चन मैंने आपको ऐसा भी दे दिया। सारे तरीके के क्वेश्चंस को यहां समझते हैं। पहली चीज मैम, फर्स्ट क्वेश्चन में देखें तो आपने बोला नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है। जीरो बाद वाले तभी सिग्निफिकेंट होंगे कोई डेसिमल होगी, यहाँ कोई डेसिमल नहीं है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। क्या आंसर आएगा मैम, ओनली 9 और 8, यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ देखते हैं मैम, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी। ये जीरो कब सिग्निफिकेंट होंगे, जब डेसिमल है, तो ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी और ये भी। मैम यहाँ आंसर 6 आ जाएगा। ये क्यों सिग्निफिकेंट हुए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डेसिमल प्रेजेंट है। आगे चलते हैं, ठीक है, ये जीरो नहीं है, कहीं आप लोग सोचो ये डेसिमल है, इसकी बात कर रही हूं मैं। यहाँ 2 नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो मैम आंसर यहाँ पर 2 आएगा। यहाँ पे 2 नॉन जीरो के बीच में एक जीरो है तो ये भी काउंट होगा। आंसर कितना आएगा, सिग्निफिकेंट। अब 2 और बेसिक रूल्स हमारे जो बचते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के, जो कि मैंने 4 रूल्स आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। 5th रूल ध्यान से देखिएगा, कभी भी आपको ऑब्जेक्ट मिल जाए, इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट के केस में बेटा सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं इनफाइनाइट। कितने होते हैं, इनफाइनाइट। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने आपको दे दिया 30 बुक्स, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ जाएंगे, इनफाइनाइट बुक्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो कभी भी ऑब्जेक्ट आ जाता है तो आपका आंसर वहां पर इनफाइनाइट आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आपका रूल आता है, जब भी कोई चीज 10 की पावर में दी है उसके सिग्निफिकेंट फिगर काउंट ही नहीं करने, उसको काउंट ही नहीं करना। इट हैज 0 सिग्निफिकेंट फिगर, आप उसको काउंट नहीं करते हो। एग्जाम्पल मैंने दे दिया 6.022 इंटू 10 की पावर 23, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। आप बोलोगे मैम ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी, और ये 0 भी होगा क्योंकि 2 नॉन जीरो के बीच में है, लेकिन ये जो है काउंट नहीं होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर यहां से कितने आ गए हमारे पास, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। ये आपके रूल्स हो जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, जिसके बाद इसके अंदर आपके पास और इन डेप्थ नॉलेज आप लेते हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, कैलकुलेशन, उन सब के अंदर भी आप इनका रूल लगाते हो। ऐसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं भी लीस्ट डिजिट कौन सा होता है। ऐसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर हम देखते हैं भी जिसके अंदर कम सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं उस बेसिस पे आंसर देते हो। एडिशन सब्ट्रैक्शन पे आप किस बेसिस पे आंसर करते हो, कोई भी 2 चीजों को आप ऐड कर रहे हो। बेटा जिसके अंदर कम डेसिमल
डेसिमल पॉइंट तक आपके पास नंबर होता है, आप उस बेसिस पे आंसर देते हो। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कभी भी मिलेगा तो जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर तुम्हारे आंसर में भी उतने सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन यही तुम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को ले लो तो उसमें जहां कम डेसिमल पॉइंट तक आंसर होगा वही तुम्हारे सिग्निफिकेंट फिगर का जो फाइनल आंसर आएगा उसमें उतने डेसिमल पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से बेटा आप यहां पर इसको पढ़ते हो। अब बेटा जी हम आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी की हाईलाइट है जहां पर आप राउंड ऑफ के बारे में समझते हो। राउंड ऑफ किसी भी सब्सटेंस का क्यों करते हैं? टू मेक आवर कैलकुलेशंस मच मोर इजियर। ठीक है, और उसकी मतलब हम एक्यूरेट अप्रोप्रिएट वैल्यू एक दे सके उस वजह से। राउंड ऑफ करने के 3 बेसिक से रूल्स हैं, आइए एनसीईआरटी हाईलाइट से इसको समझते हैं। अगर राइट मोस्ट डिजिट जिसको आप रिमूव कर रहे हो जो 5 से ज्यादा है, मान लीजिए मैंने आपको बोला ये है 2. लेट्स कंसिडर 6, 7, ऐसे मान लीजिए, मैंने एक एग्जांपल ले लिया। आपका ये राइट मोस्ट डिजिट जो है 5 से ज्यादा है तो क्या करोगे, एक नंबर आप इस डिजिट को दे दोगे, आगे वाले को दे दोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.7। कितना आ जाएगा? 2.7। देखिए, इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव, जिसको हटा रहे हैं, इज मोर देन 5 से अगर वो ज्यादा है, प्रीसीडिंग नंबर आगे वाले नंबर में आप एक ऐड कर दोगे। जैसे मान लो ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, यहां पर अब मुझे 6 को हटाना है तो मैं एक नंबर इसमें ऐड करूंगी, 1.39 मेरा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल, मोर देन 5 के अंदर एक नंबर आगे वाले को आप ऐड करवा दो। अगली चीज ध्यान से देखना, अगर राइट मोस्ट डिजिट जिसको आप रिमूव कर रहे हो वो 5 से क्या है, कम है, 5 से कम है, तो प्रीसीडिंग नंबर नहीं बदलता। जैसे 4.334 है तो यहां पे अगर मुझे 4 को हटाना है, 5 से कम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज 4.33 रहेगा। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, अगर राइट मोस्ट डिजिट जिसको हटा रहे हो 5 ही है, खुद से क्या है, वो खुद से 5 ही है, तो प्रीसीडिंग नंबर को तब भी नहीं बदलोगे अगर वहां कोई इवन नंबर है। जैसे कि देखिएगा 6.25 मान लो दे दिया, इसको हटाना है, मोर देन 5 भी नहीं है, लेस देन 5 भी नहीं है, इसको सिंपली हटा दो, 6.2 कर दो। क्यों? क्योंकि ये नंबर इवन था। इसी में अगर मैं लिख दूं 6.35 है, ये नंबर हटाना है तो एक डिजिट यहां ऐड होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑड नंबर है तो इसका क्या हो जाएगा, 6.4 हो जाएगा। यहां आप देख भी सकते हैं इंक्रीज होता है ऑड नंबर के केस में, अगर 5 मिलता है तभी। लेस देन 5 में कोई फर्क नहीं होगा, मोर देन 5 में एक नंबर ऐड होगा, लेकिन अगर 5 है, आगे इवन नंबर है, कोई बदलाव नहीं है, पर ऑड में एक नंबर ऐड हो जाता है। जैसे 6.35 है, 5 हटा दोगे तो 6.4 हो जाएगा, लेकिन अगर 6.25 है तो क्या आएगा, 6.2 ही आएगा। ये रूल्स आपके राउंड ऑफ के होते हैं जो आपकी मदद करते हैं क्वेश्चंस की कैलकुलेशन को और इजी बनाने में। अब हम बढ़ने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर जिसका नाम है प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। बात करते हैं प्रिसिशन की और एक्यूरेसी की। जैसे कि आप सभी बच्चों को, अगर आपने कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एस्पायर किया है या कभी आपने देखा हो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर बच्चा बोलता है एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए। है क्या ये एक्यूरेसी जिसको मेंटेन कर रहा है? एक्यूरेसी का मतलब होता है भी सही उत्तर देने, जितना समय है उसमें सही अटेम्प्ट करना, नेगेटिव ना करके आना, ताकि एक्यूरेसी मेंटेन रहे। अब मैम थोड़ा सा इसको ना डिटेल में समझाओ, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, प्रिसिशन क्या है, एक्यूरेसी क्या है? तो बेटा एक्यूरेसी मतलब जो आपकी ट्रू वैल्यू है, मान लीजिए 20 नंबर आने थे, तुम्हारे 20 ही नंबर में आ रहे हैं, वो एक्यूरेसी हो जाती है। मतलब मैं ये कह देती हूँ एक्यूरेसी है एग्रीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। लेकिन प्रिसिशन क्या है? प्रिसिशन यही हो जाएगा भी आपकी क्लोजनेस आना मेजरमेंट्स के अंदर। मेरा आंसर आ रहा है, अगर ट्रू वैल्यू 20 है, मेरा आंसर आ रहा है 1.88, 1.89, 1.88, क्लोजनेस आ रही है, ठीक है, कुछ मेजर्ड वैल्यू में, वो प्रिसाइज वैल्यू प्रिसिशन कहलाती है। वहीं पर मेरे पास 20 एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है तो वो मेरी एक्यूरेट वैल्यू एक्यूरेसी कहलाती है। आपके सामने यहाँ पर एनसीईआरटी का एक प्यारा सा सवाल है। यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स हैं, तीनों स्टूडेंट्स ने कुछ मेजरमेंट्स की है, 1, 2 ने मेजर किया और ये एवरेज वैल्यू आई है। 1 और 2 ने जब पहले मेजर किया 1.95 आई थी, यहाँ 1.93 आई थी। स्टूडेंट बी ने किया 1.94 आई थी, 2.05 आई थी, और स्टूडेंट सी ने देखा तो 2.01 आई थी और 1.99 आई थी। ये इनकी एवरेज वैल्यू है, ये इनकी क्या है, एवरेज वैल्यू है। अब अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें। तो बेटा जैसे मैंने आपको बोला प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी को इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, तो लेट्स कंसिडर हमारी जो ट्रू वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, ट्रू वैल्यू, लेट्स कंसिडर वो कितनी है यार, 2.00 है, ठीक है। अब यहां पर तीनों स्टूडेंट्स ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो अगर हम मेजरमेंट देखते हैं, स्टूडेंट ए ने जो निकाली थी 1.95, 1.93, एवरेज वैल्यू आई 1.940। स्टूडेंट बी की मेजरमेंट थी 1.94, 2.05 और एवरेज वैल्यू 1.995। कमिंग ऑन टू स्टूडेंट सी की मेजरमेंट 2.01,
1.99 और एवरेज वैल्यू है 2। पहली बात, स्टूडेंट ए से शुरुआत करते हैं। मैंने बोला जब आपकी ट्रू वैल्यू के पास होगा, क्लोजनेस होगी, तो उसको क्या बोलते हैं? कमेंट में बताओ फटफट से। प्रिसिशन की बात करते हैं तो कोई भी दो नंबर्स के बीच की क्लोजनेस है। ट्रू वैल्यू अगर कोई आपको मिल रहा है तो वो एक्यूरेट कहलाता है। अब देखते हैं 1.95, 1.94 2 के पास तो नहीं है, सीधी सी बात है, पर एक दूसरे के पास है, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी वैल्यू? प्रिसाइज वैल्यू हो जाएगी, प्रिसिशन कहेंगे। क्लोजनेस है भाई एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की वैल्यूज के साथ। 1.94, 2.05 ये दोनों पहली बात तो प्रिसाइज नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? आसपास है ही नहीं। अच्छा, क्या ये एक्यूरेट है? नहीं मैम, 2 के पास भी नहीं है। 0.06 का डिफरेंस है, 0.05 का डिफरेंस है, मतलब लेस करोगे तो, है ना? तो ना ये प्रिसाइज है, ना ही ये एक्यूरेट है। इसको देखोगे तो 2 के नजदीक है, एवरेज भी 2 है, मतलब एवरेज 2 है तो ये एक्यूरेट है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये प्रिसाइज है? क्या इसको प्रिसाइज बोलेंगे? जी बिल्कुल बोलेंगे, दिस इज प्रिसाइज ऑल्सो, क्योंकि एक दूसरे के भी नजदीक है। 0.01 का अंतर आपको देखने को मिल रहा है इसका 2 से, और इसका 0.01 का गेन अंतर आपको 2 से देखने को मिल रहा है। तो ये एक्यूरेट भी है यार, ये प्रिसाइज भी हो जाएगी। ये दोनों ही कैटेगरीज में आपका आंसर इसका फॉल कर जाएगा। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ रहा है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जब मैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करने जा रही हूं तो सबसे पहला लॉ जो आप पढ़ते हैं दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसका ये कहना है भी मास जो रिएक्टेंट का है वही सेम मास आपको प्रोडक्ट का देखने को मिलता है। मैं यहाँ मास एक रिएक्टेंट की नहीं बात कर रही हूँ, टोटल मास की मैं यहाँ पे बात करती हूँ। कहने का तात्पर्य, अगर कोई एक केमिकल रिएक्शन हो रही है तो जितना मास पहले था उतना ही मास बाद में आपको देखने को मिलेगा। यानी कि वी कैन से दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मास कंजर्व रहेगा। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। टोटल मास रिएक्टेंट का टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होने वाला है। यहां रिएक्शन बैलेंस होनी बहुत जरूरी होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगली बात, नेक्स्ट लॉ आता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। डेफिनेट प्रपोर्शन का क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए बेटा जी, मैं बात करने जा रही हूं पानी की, जल की, तो बेटा पानी जो है, वाटर जो है, अगर आप यहाँ पर बोलिए भी मैम जो आपके घर का पानी है, ठीक है, मेरे होम टाउन जाएंगे वहां पानी पिएंगे, वहां भी H2O ही है, वहां भी आपको ये जो रेशो देखने को मिलेगी H2O ही देखने को मिलेगी। मास रेशो पूछू, मास रेशो का मतलब हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन के लिए मास 2 होगा। रेशो ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो ये 1:8 आपको मेरे घर पे अगर आप पानी पीने आएंगे, ठीक है, तो मैं आपको पानी पिलाऊंगी तब भी वाटर ही फॉर्मूला होगा, मास रेशो तब भी 1:2 आएगी, सॉरी 1:8 आएगी। सेम फॉर्मेट में आप अपने घर पे पानी पिएंगे तब भी मास रेशो 1:8 आएगी। कहीं भी जाओगे सेम रहेगी, भले लेक वाटर देख लो, भले आप पॉन्ड में देख लो, रिवर में देख लो, माउंटेन पे जाकर के पी लो, घर में पी लो, आपको 1:8 ही मास की रेशो देखने को मिलेगी, विच इज फिक्स्ड। इसे कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। भी जिस प्रपोर्शन से वो कंबाइन कर रहे हैं वो फिक्स रहने वाली है, वो डेफिनेट रहने वाली है। डेफिनेट की जगह फिक्स्ड प्रपोर्शन भी देखने को मिल सकता है आपको। सो अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली दी सेम एलिमेंट्स इन सेम प्रपोर्शन बाय मास। सेम ही एलिमेंट होंगे और सेम प्रपोर्शन होगा मास का। जैसे यहाँ पे वाटर है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की 1:8 है बाय मास। ऐसे आगे चलते हैं। नेक्स्ट लॉ हमारे पास आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब क्या होगा? पहले मैं सिर्फ एक कंपाउंड की बात कर रही थी और उसके अंदर के एलिमेंट्स की मास रेशो की बात कर रही थी। अब मैं बात करूंगी 2 एलिमेंट्स की, और वो 2 एलिमेंट्स एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम यहां लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड का। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का 16। CO2 के अंदर देखेंगे तो इसका 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 है तो 32 आएंगे। ये क्या कहता है भी इन दोनों कंपाउंड्स में एक एलिमेंट का मास फिक्स है। किसका फिक्स है? कार्बन का 12, कार्बन का 12। तो जो दूसरा एलिमेंट बचता है वो एक होल नंबर रेशो में बचता है, 16:32, यानी कि 1:2 में मैम ये प्रेजेंट होता है। देखिए, अगर 2 एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, if 2 elements are creating more than 1 compound, मास एक एलिमेंट का कंबाइन करता है फिक्स्ड मास ऑफ दूसरे से। ऑक्सीजन जो है दोनों केसेस के अंदर फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन 12 से कंबाइन कर रहा है, और उसकी खुद की रेशो सिंपल होल नंबर रेशो आती है दोनों कंपाउंड में। अब ये डिफरेंस भी समझाऊंगी, फिलहाल के तीनों एक बारी लॉ को रिवाइज करते हैं। पहला लॉ आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कोई एक रिएक्शन हुई, जितना मास पहले था उतना ही मास बाद में होगा। न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए वैलिड नहीं है, ध्यान रखना।
दूसरी चीज मैंने आपको बोला, आपके पास आती है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। किसी भी एक कंपाउंड की मैं बात कर रही हूं, कहीं भी किसी भी दिशा में कहीं भी चले जाइए, उसकी मास की रेशो फिक्स रहने वाली है, उसमें कोई बदलाव नहीं मिलेगा। थर्डली हमारे पास आता है, हमारे पास जो हम पढ़ते हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल का मतलब ही बहुत सारे, मतलब दो एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड तुम्हें बनाते हुए दिखाई देंगे, जिसमें से एक का मास फिक्स कर दो और जो दूसरा एलिमेंट दोनों में प्रेजेंट है वो एक सिंपल होल नंबर रेशो में होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लॉ की तरफ, जिसका नाम है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस जो है, ये जो लॉ है ये बेसिकली एनसीईआरटी के अंदर गिवन नहीं है। अगेन अगर आप नीट और जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सो ये आपको पता होना चाहिए। बोर्ड्स के लिए नहीं है इंपॉर्टेंट, बट नीट और जेईई के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ डेफिनेशन बता देती हूँ जस्ट फॉर नॉलेज सेक, लेकिन ये आपके स्पीकिंग अगेन बोर्ड्स में नहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल की अगर हम बात करते हैं तो हम यहां पर ये कह देते हैं भी तीन एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, जैसे ए बी से करेगा, बी सी से करेगा और ए सी से करेगा। तो इसमें अगर ये बोल दे, अगर हमने ए बी को देख लिया, ए सी को देख लिया, तो बी और सी भी उसी रेशो से कंबाइन करेंगे जैसे वो यहां पर कंबाइन कर रहे थे। मतलब तीन एलिमेंट है एक दूसरे के साथ कंपाउंड फॉर्म करते रहेंगे। अगर मैं तुम्हें बोलती हूं मेरे पास एक कंपाउंड है ए बी, एक है ए सी, दोनों में ए ए कॉमन है, तो जिस रेशो से यहां पर बी कंबाइन कर रहा है और यहां पे सी कंबाइन कर रहा है, उसी सेम रेशो से बी और सी एक दूसरे से कंबाइन करेंगे। दैट्स इट। यहाँ तीन एलिमेंट की बात होती है, सिर्फ तुम्हें डिफरेंस पता होना चाहिए एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव, वो भी नीट और जेईई में। That's it. यहाँ और कोई यूजेज नहीं है। इफ एलिमेंट ए कंबाइंस विद बी एंड ऑल्सो विद सी सेपरेटली, तो बी और सी कंबाइन करेंगे एक दूसरे के साथ सेम और सिंपल मल्टीपल रेशो में ए के साथ। ठीक है, स्कूल के लिए नहीं रिक्वायर्ड, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली नहीं रिक्वायर्ड है। अगर आप नीट और जेईई का देख रहे हो भाई तो आप कर सकते हो, और वो भी ओनली मैं आपको इसका डिफरेंस समझाने के लिए यहां पर लिखा है। दैट्स इट, ओनली फॉर डिफरेंस सेक। आगे चलते हैं, गेलो-साइक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम के अंदर बात करते हैं। तो जब एक दूसरे से गैसेस कंबाइन करती हैं, ये जो गैसेस है कंबाइन कर रही है सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे जब गैसेस कंबाइन करती हैं तो वो एक सिंपल रेशो बियर करती हैं अपनी स्टोइकियोमेट्री के साथ। वॉल्यूम का सिंपल रेशो होता है, जैसे मान लीजिए एक H2 एक Cl2 के साथ 2 HCl बना रहा है, तो यहाँ ये एक वॉल्यूम इसका 2 बना रहा है, तो 1:1:2 इसका वॉल्यूम रेशो हो जाएगा। इसी फिक्स रेशो में कंबाइन करेगी। एवोगैड्रोस लॉ, जो एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस या एवोगैड्रोस लॉ की आप बात करते हो, यहां भी आप इक्वल वॉल्यूम की बात करते हो, पर आप इसको रिलेट करते हो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ, जिसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ जो गैसेस हैं वॉल्यूम में रिएक्ट कर रहे हैं सेम टेम्परेचर और प्रेशर में, उसके सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे एज दैट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब आपका टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब आप बात करने जा रहे हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की, लेकिन उससे पहले क्विक रिकैप दे देती हूँ सभी लॉज का जो आपको पता होना चाहिए। पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जहां मास आपका नहीं बदलने वाला, बिफोर एंड आफ्टर और रिएक्शन सेम रहेगा। सेकंड लॉ आता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, मतलब कि आप एक पर्टिकुलर कंपाउंड की बात कर रहे हो, अलग अलग जगहों पर कहीं भी जाओगे उसकी मास की रेशो सेम रहने वाली है। तीसरा आपके पास आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, अब आप दो एलिमेंट की बात कर रहे हो, एक से ज्यादा कंपाउंड वो क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके अंदर किसी एक का मास फिक्स हो जाएगा और दूसरे का होल नंबर रेशो में होगा। That's it. इसके बाद हमने गेलो-साइक्स लॉ की बात करी जो सिर्फ इक्वल वॉल्यूम को लेकर के बात करता है लेकिन सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे बात करता है। एवोगैड्रोस लॉ की बात करते हैं तो इक्वल वॉल्यूम को लेकर तो बात करता ही है, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की भी वहां पर वो बात करता है। अब बारी आती है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से हमें कुछ पोस्टुलेट्स देखने को मिले थे जिसको हम एनसीईआरटी से ही डायरेक्टली रीड करेंगे क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए समझते हैं। मैटर जो है वो इनडिविजिबल एटम्स का बना हुआ है, हालांकि आगे जाकर के जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा भी एटम जो है दैट इज नॉट इनडिविजिबल, इसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स में, लेकिन यस ये पोस्टुलेट डाल्टन ने दिया था भी वो एक इनडिविजिबल पार्टिकल है। ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, इनका ये कहना था कोई भी गिवन एलिमेंट है उसके अंदर आपको आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी सभी एलिमेंट की। मतलब ये आपके पास एक एलिमेंट है, मान लीजिए इसके अंदर जो भी एटम्स हैं जिनसे मिलके बना है, क्योंकि मैंने आपको याद है बताया था एलिमेंट को हम क्या कह सकते हैं, एलिमेंट एक एटम भी हो सकता है या फिर एलिमेंट एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ये बताया था मैंने। तो अगर मैं बोलती हूँ एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसमें सेम तरह के एटम्स हैं, तो यहाँ हम कह रहे हैं ये जो सेम आपको एटम्स देखने को मिल रहे हैं, सभी एटम्स जो हैं एक एलिमेंट के अंदर उनकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होती है इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास।
एटम डिफरेंट एलिमेंट्स के जो होंगे, मान लीजिए मैंने दो डिफरेंट अलग अलग एलिमेंट्स ले लिए, इसके अंदर के जो एटम्स होंगे ऑब्वियसली उनके क्या होंगे, मासेस क्या होंगे बेटा, अलग अलग होंगे। ये भी तो आइसोटॉप्स और आइसोबार्स के लिए वैलिड नहीं था। आगे, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। कंपाउंड कब बनता है, जब दो एटम एक फिक्स्ड रेशियो में एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड बनता है, बिल्कुल सही। आगे देखते हैं, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। आप अगर कोई केमिकल रिएक्शन वो कहता है यहां देखते हो तो उसमें एक एटम अपनी जगह बदल के दूसरा प्रोडक्ट क्रिएट कर लेता है। दो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, वो अपनी जगह बदलेंगे एटम्स एक दूसरे के साथ और नए प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाता है। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं दे आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। आम भाषा में ये भी कह सकते हैं मास यार उसका कंजर्व रहने वाला है। तो ये इनके कुछ पोस्टुलेट्स थे जिसमें से बहुत सारे पोस्टुलेट गलत भी साबित हुए थे, ठीक है, जो कि मैं आपको साथ साथ बताती भी चली जा रही हूं। आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की बात करेंगे, कुछ अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे। उससे पहले मैं बात करना चाहूंगी एक शब्द जिसका नाम है एटॉमिक मास, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट व्हाट, अबाउट एटॉमिक मास। क्या होता है एटॉमिक मास? एक एटम के मास को एटॉमिक मास कह सकते हैं। एक एटम के मास को, मास ऑफ एन एटम इज एटॉमिक मास, मास ऑफ एन एटम इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो आप देखते हैं उसको कैलकुलेट किया जाता है, उसका जो यूनिट है वो यूज किया जाता था AMU, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको अब हम U से रिप्रेजेंट करते हैं और यूनिफाइड मास बोलते हैं। तो AMU या एटॉमिक मास यूनिट की बात करने जा रहे हैं। एटॉमिक मास का मतलब तो आपको पता चल गया, एक एटम का जो मास होता है। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? ये एग्जैक्टली 1/12 होता है ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। अब आप सब ये स्टोरी तो जानते ही होंगे भी, सबसे पहले किस एलिमेंट को रेफरेंस सेट किया गया था जिसकी मदद से बाकी सभी एटम्स के मास निकाले जा सकते हैं? हाइड्रोजन सोचा गया था, उसके बाद ऑक्सीजन आया, देन लास्ट में फाइनली कंक्लूड ये क्या है भैया, कार्बन को ले लो यार मैडम, है ना, कार्बन को ले लेंगे, उसको रिलेटिव सेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी मदद से हम बाकियों के जितने भी मासेस है निकाल सकते हैं। तो जितने भी डेफिनेशंस आप ऑब्जर्व करेंगे वहां कार्बन 12 आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है। आइसोटोप अगर शब्द आपने पहली बार सुना है तो इसका मतलब होता है जिसका एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर क्या आपको मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। तो यहां हम ये कह सकते हैं मैम बी AMU क्या है, ये एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम है, इसको हम AMU से रिप्रेजेंट करते हैं, पर अब हम इसको यूनिफाइड मास U से लिखते हैं। अच्छा एक और चीज बेटा, एवरेज एटॉमिक मास और एटॉमिक मास क्या है बेसिकली? एवरेज एटॉमिक मास इज नन अदर देन एटॉमिक मास, लेकिन हम आइसोटॉप्स के लिए उसको रेफर करते हैं। आम भाषा में कह सकती हूँ जो भी एटॉमिक मास आपको देखने को मिलते हैं, अब जितने आइसोटॉप्स हैं, आइसोटॉप्स मतलब कि जैसे कि अगर आप हाइड्रोजन का केस देख लो, एटॉमिक नंबर 1 है बट मास नंबर अलग अलग है। ऐसे अगर आप क्लोरीन का केस देख लीजिए, एटॉमिक नंबर 17 है बट मास नंबर 35 37 है। तो ये अपने नेचर में किसी ना किसी परसेंटेज में प्रेजेंट होंगे। मैं पूछ रही हूँ एक का मास 35 है, एक का 37 है, बट आपको याद होगा अगर आपने टेबल याद किया है तो एटॉमिक मास क्लोरीन का 35.5 होता है, तो वो 35.5 एटॉमिक मास ही एवरेज एटॉमिक मास होता है, जो एवरेज निकाली जाती है आइसोटॉप्स को लेकर के। अब आगे बढ़ते हुए ध्यान से देखिएगा, एवरेज एटॉमिक मास की बात करते हैं तो आइसोटॉप्स के लिए अप्लाई करते हैं। इन अदर टर्म्स इसी को ही आप एटॉमिक मास भी बोलते हो इन एलिमेंट्स का, राइट एवरीबॉडी। ये सम होता है मासेस ऑफ द आइसोटॉप्स मल्टीप्लाइड बाय द नेचुरल अबंडेंस। अगर कभी आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालने को दे दे तो कैसे करना है, जो भी परसेंटेज अबंडेंस आपको दी जाए इनटू में उसका मास फर्स्ट वाले का, प्लस में परसेंटेज अबंडेंस इनटू में सेकंड वाले का मास, डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज यानी कि 100। इस तरीके से आप एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, जहां से हमने क्लोरीन का 35.5 कैलकुलेट किया है। अब बात करने जा रही हूं मॉलिक्यूलर मास की और फॉर्मूला मास की। सबसे पहले मैं बात करने जा रही हूं मॉलिक्यूलर मास की। क्या लगता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मॉलिक्यूलर मास? एक मॉलिक्यूल का मास, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल कैसे बना होता है भाई, व्हेन एटम्स मैम जॉइन टुगेदर तो वो मॉलिक्यूल बनाते। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे आप कैलकुलेट करोगे, एटॉमिक मास का सम करके, सम ऑफ एटॉमिक मास, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। जो भी एक मॉलिक्यूल के अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उनका जब सम करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास आएगा। ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, वेरी इजी, राइट।
चलिए अब बात करते हैं फॉर्मूला मास की। फॉर्मूला मास जो होता है ये आयोनिक कंपाउंड्स के लिए लगाया जाता है, आयोनिक कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल होता है। आयोनिक कंपाउंड्स जैसे कि NaCl, जहां पे कैटायन और एनायन आपको दोनों देखने को मिलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज और नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज देखने को मिलती है। इन दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इन दोनों में कैसी अट्रैक्शन होती है मैम? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से क्लोजली हेल्ड होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स डज नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल, सो देयर मास इज कैलकुलेटेड फॉर्मूला यूनिट्स में, फॉर्मूला मास कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड का NaCl का कितना होगा? 58.5 होगा। तो आयोनिक के लिए हम मॉलिक्यूलर मास को ही फॉर्मूला मास बोलते हैं। अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूं विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट को आप दो तरीके से पढ़ सकते हैं। पहली बात मैं आपको बताती हूं, देयर आर बेटा 2 ways टू स्टडी मोल कॉन्सेप्ट। दो तरीके हैं मोल कॉन्सेप्ट को समझने के। वो दो तरीके आपके पास आता है भाई। पहला है यूनिटरी मेथड। आप यूनिटरी मेथड जो बेसिक मैथ्स वाला मेथड है, मैथमेटिकल मेथड है, उसका इस्तेमाल कीजिए। और एल्स बेटा आप डायरेक्ट फॉर्मूलाज भी लगा के कर सकते हैं। पर बता दूं यूनिटरी मेथड से ही फॉर्मूलाज बने हैं। पहली बात, अगर आपको एक तरीका आता है दूसरा ऑटोमेटिकली आपको आता है। पर अगेन आपकी कन्वीनियंस पर है, जो आप करना चाहते हो, जो आपको इजी लगता है, आप उसको ऑप्ट कर सकते हो। जैसे कई बच्चों को फॉर्मूला डिफिकल्ट लगते हैं, उनके लिए यूनिटरी मेथड बहुत आसानी से काम करता है। कई बच्चों को ये टफ लगती है तो उनके लिए दूसरी चीज काम करती है। डिपेंड्स ऑन यू। उससे पहले हम एक चीज डिस्कस करना चाहते हैं मैम, ये शब्द जो आपने अभी लिखा मोल, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज अ मोल? इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक बात बताइए, मैंने आपको बोला देयर इज अ पेयर ऑफ सॉक्स। भाई पेयर ऑफ सॉक्स का मतलब क्या है? ये पेयर का मतलब क्या है? पेयर का मतलब दो जोड़ी। दो जोड़ी मतलब कि एक राइट पैर की, एक लेफ्ट पैर की जुराबे, है ना। पेयर मतलब दो। ऐसे ही मैं अगर आपको डजन बोल दूं तो 12 हो जाएंगे। एक डजन बनाना लेते आना मतलब 12 बनाना लेते आना, है ना। तो वैल्यूज फिक्स है। ऐसी एक मोल किसी भी स्पीशीज के लिए किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है Na वैल्यू के। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर, जिसकी वैल्यू है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 6.023 भी आप लिख सकते हैं इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। इतने क्या है इसके अंदर? पार्टिकल्स हैं। ये पार्टिकल्स आयंस भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स शब्द के लिए भी लिखा जाता है। सबसे पहले मैं यूनिटरी मेथड आपको यहां पर सिखाने जा रही हूं। सभी बच्चे थोड़ा सा आराम से इस मेथड को समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान से इस मेथड को देखिएगा। बात कर रहे हैं हम, अगर बोले हम ये थोड़ी वैल्यू यहां लिखिएगा। अगर मैं कहूं इतने एटम्स मतलब Na एटम्स की बात की जा रही है, तो मैं किसी एलिमेंट की बात कर रही हूं, क्योंकि एलिमेंट या तो एटम से बना है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल से बना है। तो एक एलिमेंट के अंदर बेटा इतने पार्टिकल्स हैं, मतलब इतने एटम्स हैं। बिल्कुल सही मैम। उसके अंदर कितने मोल है? 1 मोल। ये 1 मोल की वैल्यू किसके इक्वल है मैम? Na पार्टिकल की। और बेटा मोल की जगह तुम्हें G एटम भी देखने को मिल सकता है। ये किसके इक्वल होता है? ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है उस एलिमेंट के। ठीक है। ऐसे ही बेटा अगर मैं तुमसे एक मॉलिक्यूल, एक कंपाउंड की बात करूंगी, तो उसके 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे? तब बेटा आप पार्टिकल्स की जगह मॉलिक्यूल्स लिखोगे। इसको प्लीज करेक्ट कर लेना। तब मैम उसमें इतने पार्टिकल्स होंगे, उसका मास क्या होगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। अच्छा मैम अगर मैं गैस की बात कर रही हूँ, किसी गैस के 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे? 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल मिलेंगे। कितना मास होगा मैम? उसका ग्राम मोलर मास। और कितना वॉल्यूम होगा? 22.7 लीटर। बेटा पहले 22.4 था, नाउ दिस इज मॉडिफाइड 22.7 लीटर्स। तो एक क्वेश्चन यहां देखते हैं, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 2 moles ऑफ गैस ए। गैस ए के 2 मोल में कितने मॉलिक्यूल हैं? तो मैम 1 मोल के अंदर इतने मॉलिक्यूल हैं। मैम 1 मोल के अंदर Na मॉलिक्यूल है। 2 में कितने होंगे? 2 Na हो जाएंगे। मल्टीप्लाई कर लो। गैस के 1 मोल में इतने हैं, 2 मोल में कितने होंगे? मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है।
ऐसे ही बेटा फॉर्मूलाज की बात करती हूं तो फॉर्मूलाज भी बता देती हूँ, देन क्वेश्चंस करेंगे, तो आप जो मेथड आपको इजी लगे आप कर सकते हो। देखिएगा, मोल क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि क्या कंटेन करता है? कुछ एंटाइटीज यानी कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस कंटेन करता है, जितने की 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में है, यानी कि Na वैल्यू कंटेन करता है, एवोगाड्रोस वैल्यू हमारे पार्टिकल्स की कंटेन करता है। 3 बेसिक फॉर्मूला मोल्स के जो आपको यूज करने हैं। पहला जो यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने एक रिलेशनशिप बेटा आपको मोल और मास के बीच में दिया है, तो अगर आपको मास दिया हो मोल निकालने को दे दे। पहला क्या दिया हो भाई? मास गिवन हो, व्हेन मास इज गिवन, जब आपको मास दिया हो, मोल पूछे है ना, या बेटा मोल दिया हो, मास पूछे, इनमें से कुछ भी दे सकता है, तो बेटा उस केस में कुछ भी नहीं करना, वेरी सिंपल। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होता है गिवन मास बाय में बेटा डिवाइडेड बाय में उसके मॉलिक्यूलर मास के। इस तरीके से आप नंबर ऑफ मोल्स निकालते हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना, मोल की जो यूनिट है उसको जब लिखते हो तो वो MOL करके लिखते हो, ई नहीं लगता। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला रिलेट कर पाए मैम, कोई किसी भी सब्सटेंस के मोल दिए हैं, मास पूछा है, ठीक है। दूसरी बेटा मोल दिए हैं, तुमसे मॉलिक्यूल पूछा है, अगर मान लो कंपाउंड है तो मॉलिक्यूल पूछेगा, गैस है तो मॉलिक्यूल पूछेगा या एटम पूछेगा, अगर कोई एलिमेंट है तो उसके लिए एटम पूछेगा। तो अगर बेटा आपको मोल दिया है, मॉलिक्यूल पूछ रहा है, या मॉलिक्यूल दिया है और मोल्स पूछ रहा है, एक ही बात है, ध्यान से देखिएगा। इस केस के अंदर बेटा नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं आपके गिवन मॉलिक्यूल्स के। यहां पे बेटा मैं पार्टिकल्स शब्द क्यों नहीं यूज कर रही वो अभी मैं आपको समझाऊंगी। डिवाइडेड बाय में Na बेटा एवोगाड्रोस नंबर, Na की वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर बेटे 23 आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे मैंने क्यों सिर्फ मॉलिक्यूल की बात करी, कभी आपसे पूछ ले नंबर ऑफ एटम निकालो, कभी आपसे पूछ ले इलेक्ट्रॉन निकालो, प्रोटॉन निकालो, न्यूट्रॉन निकालो, कैसे निकालोगे बेटा? जो भी आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे यहां से, या आप इसको गिवन मॉलिक्यूल्स कह सकते हो बेटा, इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाता है? उस टोटल वैल्यू से, मतलब एटॉमिसिटी, एटम्स के केस में क्या है? एटॉमिसिटी, या आप टोटल प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाते हैं। तीसरा फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम दिया गया है मैम, वॉल्यूम दे दिया गया है, नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, या वॉल्यूम नहीं किया तो वॉल्यूम नहीं दिया, मोल्स दे दिए, निकालिए। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय में 22.7 लीटर्स। अब आपको पहले बता रही हूँ, पहले 22.4 लेते थे, अब 22.7 लेते हैं। ये बेटा आपके फॉर्मूलाज है। अब आप मोल्स को मास से, वॉल्यूम से रिलेट करो या मॉलिक्यूल से करो, जैसे आप चाहते हो, जो मेथड चाहते हो आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवाना चाहूंगी, ध्यान से देखिएगा। कैलकुलेट मोल्स इन 16 ग्राम्स ऑफ CH4। कितने मोल्स हैं 16 ग्राम CH4 के अंदर? बेटा यूनिटरी मेथड को देखोगे तो मैंने क्या बोला था, 1 मोल किसी भी कंपाउंड का, 1 मोल किसी भी कंपाउंड का उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। CH4 का मॉलिक्यूलर मास, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन है तो 16 ग्राम के इक्वल है। सीधी सी बात है, एक मोल में अगर 16 ग्राम है, इसको उल्टा करके भी लिख सकती हूँ मैम, 16 ग्राम CH4 में कितने मोल है? 1 मोल है। मैम 1 ग्राम ऑफ CH4 में कितने मोल होंगे? 1 बाय में 16 मोल होंगे। और मैम 16 ग्राम ऑफ CH4 में कितने मोल होंगे? मैम 16 ग्राम ऑफ CH4 में 1/16 इंटू 16 मैम 1 मोल होंगे। कितने मोल होंगे? 1 मोल होंगे। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और ट्विस्ट कर देते हैं, मैंने यहीं पे तुम्हें दे दिया, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 32 ग्राम्स ऑफ CH4। यूनिटरी मेथड को ही देखना, 32 ग्राम दे दिया इस बारी, तो तुम क्या बोलोगे मैम? मैम 1 मोल अगर किसी कंपाउंड का है, ऑफ माय कंपाउंड CH4 के 1 मोल में ये मॉलिक्यूलर मास के इसके इक्वल होता है। अभी मैम आपने ये यूनिटरी मेथड बताया था भी किसी भी एक कंपाउंड का 1 मोल उसके ग्राम मोलर मास के इक्वल होता है, तो हमने यार यहाँ ग्राम मोलर मास ले लिया। कार्बन का मास कितना होता है? 12, हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन है मैम 16 ग्राम आ गया, क्योंकि ग्राम की टर्म्स में लिख रहे हैं।
अब उल्टा करके लिख लूं मैम, 16 ग्राम ऑफ CH4 में कितने मोल हैं? 1 मोल है। 1 ग्राम में कितने होंगे? 1/16 मोल होंगे। और बेटा 32 ग्राम में कितने होंगे? 1/16 इंटू 32 मैम 2 मोल होंगे। आइए इन दोनों को फॉर्मूला से करते हैं, जो आपको बेस्ट मेथड लगे बेटा उसको फॉलो करो। फॉर्मूला कहता है मैम गिवन मास डिवाइड करो मॉलिक्यूलर मास से। गिवन मास जो क्वेश्चन पेपर में दे दे 16, मॉलिक्यूलर मास तुमने अभी निकाला 16, कितने मोल आ गए मैम? 1 मोल आ गया। 1 मोल आ गया। यहां देखते हैं मैम नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल है? गिवन मास बाय में मॉलिक्यूलर मास के। मैम गिवन मास है 32, मॉलिक्यूलर मास है 16, कितने मोल आ गए मैम? 2 मोल आ गए। कितने मोल निकाल लिए बेटे? 2 मोल निकाल लिए। कोई मेथड ऑप्ट करो जो तुम्हें आसान लगे, इजी लगे बेटा। आइए बेटा मास से अगर क्वेश्चन हो गया है तो अगला क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ध्यान से सुनिएगा, इन 32 ग्राम्स ऑफ CH4। सेम क्वेश्चन में बेटा 32 ग्राम्स ऑफ CH4 में मॉलिक्यूल्स निकालिए। तो मैम मुझे पता है नंबर ऑफ मोल्स होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय में एवोगैड्रो नंबर, और यही इक्वल होता है गिवन मास बाय में मॉलिक्यूलर मास के, अगर आप फॉर्मूला को रिलेट करते हो तो। बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो मुझे निकालने हैं, हाँ जी मैम ये तो आपको निकालने ही है। डिवाइडेड बाय बेटा Na की वैल्यू कितनी है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। मैम ये किसके इक्वल है? गिवन मास है 32, मॉलिक्यूलर मास अभी 16 निकाला, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं मैम, ये तो 2 पे कट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। चलो बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे मैम? ये आ जाएंगे 12.044 इंटू 10 की पावर 23, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो समझ आई कहानी। और यूनिटरी मेथड से चलना चाहते हो तो 1 मोल में Na एटम्स है, पहले उसके मोल्स निकाल लो, 2 में कितने होंगे मल्टीप्लाई कर दो। इसी के अंदर एटम पे बेस्ड क्वेश्चन बताती हूं, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। बेटा सेम क्वेश्चन में इन 32 ग्राम्स ऑफ CH4। भाई 32 ग्राम्स ऑफ CH4 में कितने एटम्स हैं? मैम कैसे कैलकुलेट करें कितने एटम्स हैं? तो बेटा मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लो। किसके इक्वल होता है? किसके इक्वल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल? मैम n इंटू में Na। कैसे कैसे मैम, ये कहां से निकाला? बेटा ये फॉर्मूला अभी सिखाया तो था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके, नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय में Na के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? इस तरीके से। ठीक है, तो भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं मैम? गिवन मास बाय में मॉलिक्यूलर मास इनटू Na। मैम ये आ गए मॉलिक्यूल्स। अब बात करते हैं मैम किसकी? नंबर ऑफ एटम्स की। किसकी? नंबर ऑफ एटम्स की। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे मैम? इसकी जो भी एटॉमिसिटी होगी उससे मैम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई कर दो। कर देते हैं मैम। एटॉमिसिटी कितने एटम है? मैं 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन 5 है मैम, इनटू में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने आए हैं मैम? 2 Na। तो आंसर कितना आएगा यहाँ से? 10 Na आ जाएगा। Na को सॉल्व कर लोगे तो मैम एक और फॉर्मूला बना लेते हैं ना यार, यहाँ से एक और इजी फॉर्मूला बनवा दो ना, इतना क्यों हमें करना? बेटा नंबर ऑफ एटम्स निकालने हो या इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स कुछ भी निकालना हो, क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स को Na से मल्टीप्लाई इनटू में एटॉमिसिटी एटम्स के केस में, इलेक्ट्रॉन्स के केस में उसके इलेक्ट्रॉन का नंबर, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जो भी वैल्यू दी गई है, सीधा फॉर्मूला लगाएं आंसर पाए, है ना। चलो एटम्स तो निकाल लिए मैम। अब इसी सेम क्वेश्चन में मैम, सेम क्वेश्चन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ कितने होंगे? बेटा अभी तुमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले थे, कितने आए थे मैम? 2 Na आए थे। बिल्कुल जी मैम इतने आए थे। बेटा अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो बेटा पहले CH4 की बात करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स? न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो जितने आपका एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन 6, प्लस हाइड्रोजन में 1 4 हाइड्रोजन है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए मैम? 10 इलेक्ट्रॉन्स मैम हो गए। तो हमें क्या फॉर्मूला अभी देखा था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स 2 इंटू में Na इंटू में टोटल जो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मैम यहाँ से 20 Na इलेक्ट्रॉन्स आ गए। Na की वैल्यू भी पुट कर दोगे तो 20 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन मैम आ गए।
क्लियर हो गया सभी बच्चों को? चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास एक प्यारा सा सवाल यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। सपोज कीजिए आपके पास दो एलिमेंट है x और y। क्या है मैम? हमारे पास दो एलिमेंट है x और y, दोनों कंबाइन करके आपको दो कंपाउंड दे रहे हैं, दो कंपाउंड बना रहे हैं। एक बन रहा है xy2, एक बन रहा है x3y2। वो कहता है जब इसका हमने 0.1 मोल लिया, ठीक है, तो इसका 10 ग्राम मास था, ओके, और इसका बेटा 0.05 मोल्स में कितना मास है भाई? 9 ग्राम। तो भाई दोनों के एटॉमिक वेट निकालिए x और y के। क्या करें, क्या करें मैम, क्या करें? अब एटॉमिक वेट पूछ रहा है बेटा। ये क्या दिया है मैम? ये गिवन मास दिया है। ये क्या दिया है? गिवन मास दिया है। मॉलिक्यूलर मास हमें नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इतना तो जानते हो, ये मेरा केस 1, ये केस 2, इसको केस 1 ले लो, इसको केस 2 ले लो। बेटा केस 1 को ध्यान से देखना। मुझे पता है मैम नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन मास बाय में मॉलिक्यूलर मास। कितने मोल्स हैं? 0.1। गिवन मास कितना है? 10। मॉलिक्यूलर मास मुझे नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। मैम मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? 10 बाय में 0.1। इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 10 × 10 कितना आ गया? 100 ग्राम। कितना मॉलिक्यूलर मास आ गया इस कंपाउंड का? 100 ग्राम। मैम XY2 का 100 ग्राम मास आ गया। बेटा इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एक x है प्लस 2 × y का मास किसके इक्वल है? 100 ग्राम के। तो बेटा ये मेरी एक इक्वेशन मैंने यहां से बना ली। कितने x थे? 1। कितने y है? 2। तो क्या आ गई इक्वेशन? x + 2y 100। अब बेटा केस 2 लेते हैं। केस 2 में हमें नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू बेटे गिवन मास बाय में क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास। मैम गिवन मास हमें 9 दिया है, मॉलिक्यूलर मास मुझे नहीं पता, नंबर ऑफ मोल्स है 0.05। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा बेटा? 9 बाय में 0.05, यानी कि 9 बाय में 5 और इसका 100 ऊपर चला गया। बेटा कितना आ गया मैम? 180 ग्राम। कितना आ गया बेटा? 180। एक और इक्वेशन बनाते हैं। मैम देखो इसका फॉर्मूला क्या है? x3y2, मतलब 3x है प्लस में 2y है, ये किसके इक्वल है? 180 के। बेटा मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास का ही तो सम होता है। दो इक्वेशंस बना ली। क्या करेंगे? दो इक्वेशंस बना ली। मैम लिखते हैं अगले पेज पे। पहली इक्वेशन क्या थी? x + 2y 100 है। दूसरी इक्वेशन क्या है? 3x + 2y 180 है। मान लो यार ये है ना मैम। फर्स्ट इक्वेशन में, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 2y कितना आएगा? 100 माइनस में x, यही आएगा। उधर ले जाओ तो बेटा अब इसको पुट करेंगे किसमें? इन सेकेंड इक्वेशन। क्या मिलेगा? 3x + 2y 180 के इक्वल है। 3x + 100 माइनस x 180 के इक्वल है। 2x बेटा प्लस 100 180 के इक्वल है। इसको उधर ले जाओ। 2x बेटा 180 माइनस 100 यानी कि 80 के इक्वल है। x कितना आ जाएगा बेटा? 40 आ जाएगा। अब y में पुट करते हैं तो x + 2y 100 था। मैम अगर ये 40 + 2y 100 है, 2y 60 होगा, y 30 आएगा। तो x है 40, y है 30। x है 40, y है 30। बेटा आंसर इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर हो गया? देख लीजिए भाई, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सितारों अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। उससे पहले एक वॉल्यूम रिलेटेड क्वेश्चन भी करवा देती हूँ। सेम ही क्वेश्चन में बेटा कैलकुलेट दी वॉल्यूम, जो पिछला सवाल नहीं किया था अपन ने 32 ग्राम्स ऑफ CH4 में, कैलकुलेट वॉल्यूम बताओ कितना होगा इसका। तो बेटा सीधी सी बात है मैम, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास बाय में मॉलिक्यूलर मास, और यही इक्वल होता है गिवन वॉल्यूम बाय 22.7। गिवन मास 32 है, मॉलिक्यूलर मास 16 है, ये इक्वल है गिवन वॉल्यूम बाय में 22.7। इसको सॉल्व करेंगे, 2 पे गया, गिवन वॉल्यूम आएगा 2 × 22.7, 14, 1 कैरी 5, 45.4 लीटर बेटा आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए जी, अब बेटा नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेगमेंट जिसका नाम है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है? मान लीजिए कोई पर्टिकुलर मेरे पास सोल्यूशन है, मैं बोलती हूँ इसमें 2 चीजें प्रेजेंट है, तुम बोलो पहली चीज कितनी परसेंट प्रेजेंट है, वो उसकी परसेंटेज कंपोजिशन है। तो परसेंटेज कंपोजिशन मास परसेंटेज होती है हर एलिमेंट की जो एक कंपाउंड में प्रेजेंट है। अगर आप एक कंपाउंड की बात कर रहे हो, उसके अंदर वो एलिमेंट कितना परसेंट प्रेजेंट है, वो उसकी परसेंटेज कंपोजिशन है। आम भाषा में परसेंटेज कंपोजिशन को ये भी कह सकते हो उस पर्टिकुलर एलिमेंट का मास डिवाइडेड बाय में आपके पास जो भी कंपाउंड का मास है, या टोटल मास आप बोल लीजिए, इनटू 100, क्योंकि परसेंट निकाल रहे हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हुए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। पहली बात तो परसेंटेज ऑक्सीजन की निकालनी है, तो यहां पर हमें मास भी किसका लेना है, ऑक्सीजन का लेना है, डिवाइडेड बाय में हमें क्या लेना है, कंपाउंड का मास लेना है, इनटू में हम क्या करेंगे 100 करेंगे। पहली बात तो हम मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का निकालते हैं, तो यहाँ CH3OH 1 इंटू कार्बन का मास, टोटल हाइड्रोजन 4 है तो 4 इंटू हाइड्रोजन का मास, एक ऑक्सीजन है तो 1 इंटू ऑक्सीजन का मास। कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 12 प्लस 4 प्लस में 16 हो जाएगा, यानी कि 12 प्लस 20, यानी कि हमें यहां से अगर आप इसको देखेंगे तो हमें कितना मास मिल जाएगा, दिस इज 28 प्लस में 4 32 यहां से आपको मिल जाएगा। 12 प्लस में 4 यानी कि 16 और 16 और 16 यानी कि 32 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का मास बोलो तो ऑक्सीजन का मैम कितना होता है 16 डिवाइडेड बाय एक ऑक्सीजन है 16 इंटू 1, टोटल मास है 32 इंटू में 100, तो इसको सॉल्व करते हैं मैम, ये आ गया 50%। कितना परसेंट, 50% आपका यहाँ से आपके पास आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए अब हमें इसकी जरूरत कहां पर है, तो हमें इसकी जरूरत है इंपिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को समझने में। क्या है ये इंपिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आइए इसकी बात करते हैं। मान लीजिए कोई भी कंपाउंड है, मॉलिक्यूल मेरे पास फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है C6H12O6, एक एग्जाम्पल दे रही हूं, C6H12O6 मेरे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ग्लूकोज का। मैं इसको और कैसे सिंप्लीफाई करके लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ मैम 6 कार्बन थे, अगर सबको 6 से डिवाइड कर दूं CH2O आ जाएगा, तो ये इसका क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और ये इसका इंपिरिकल फॉर्मूला कहलाता है। तो आम भाषा में इंपिरिकल फॉर्मूला को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, इंपिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को जितने भी एटम्स एक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है किस चीज को भी, एग्जैक्ट नंबर जो है, अगर एग्जैक्ट नंबर रिप्रेजेंटेशन आ जाए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट इंपिरिकल फॉर्मूला क्या है, उसकी सिंपलेस्ट जो तुम रेशो लिखते हो वो इंपिरिकल फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है। अब इस पे बेस्ड आपको दो तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं। पहला क्वेश्चन मिलता है कुछ इस तरीके का, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इंपिरिकल फॉर्मूला एक कंपाउंड का मान लो दे दिया, वो कहता है 1 मोल कंपाउंड का मास इतना है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होगा। पहली बात हमें क्या क्या दिया है, हमें मैम इंपिरिकल फॉर्मूला दिया है CH2, ठीक है, और हमें क्या दिया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं दिया, जबकि मैम मॉलिक्यूलर मास 42 ग्राम दे दिया। कोई बात नहीं, अभी हमने देखा था मैम ग्लूकोज था, लेट्स कंसिडर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और अगर मैम इसको ऐसे लिखूं तो ये इंपिरिकल फॉर्मूला है, तो इंपिरिकल फॉर्मूला को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, इसको इसमें कन्वर्ट करना है, सॉरी एरो गलत लगा दिया मैंने, एरो मैं एक बार दोबारा से लगाती हूँ। बेटा देखो, अगर मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो मुझे इंटू 6 करना होगा, इसको इसमें करना है तो डिवाइड बाय मैंने 6 किया, मतलब मेरा क्या है n 6 है, एक पता है तो दूसरे को निकाल सकती हूं मैं। इन दी सेम फॉर्मेट अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर इंपिरिकल मास निकाल लूं कितना आएगा मैम, 1 इंटू कार्बन का मास, 2 इंटू हाइड्रोजन का मास। मैम कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का 1 होता है 14 ग्राम, ये इंपिरिकल मास आ गया, मॉलिक्यूलर मास आ गया। मैम मॉलिक्यूलर मास से इंपिरिकल मास में आना है तो डिवाइड करना होगा, मतलब इंपिरिकल मास को एक n नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूलर मास आएगा। मॉलिक्यूलर मास है 42, इंपिरिकल है 14 इंटू में n कितना आएगा 42 बाय में 14, यानी कि मैम ये 3 आएगा, n की वैल्यू 3 आ गई। मतलब अगर मैं इंपिरिकल फॉर्मूला को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मॉलिक्यूलर आ जाएगा ना मैम, इंपिरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई करूंगी तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा। मैम ये है CH2, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेस पे तो C3H6 हो जाएगा मैम, C3H6 हो जाएगा यहाँ पर। तो एक आपका ये फॉर्मूला क्रिएट होता है जो मास की टर्म्स में होता है, और एक आपका फॉर्मूला की टर्म्स में ये क्रिएट होता है। पहली कैटेगरी के क्वेश्चन ऐसे क्रिएट होते हैं। अब चलते हैं इसके अंदर हमें जो सेकंड कैटेगरी के क्वेश्चंस मिलते हैं उनको किस तरीके से आपको करना है। तो 3 स्टेप्स है बेटा इंपिरिकल फॉर्मूला निकालने का। पहला स्टेप आता है आपको परसेंटेज पता होनी चाहिए हर कंपोनेंट की, तभी परसेंटेज कंपोजिशन मैंने पढ़ाया था। दूसरी चीज बेटा जी आपको मोल रेशियो डिटरमाइन करनी है। मोल रेशियो का मतलब जो भी परसेंटेज दी जाएगी उसको मोल से डिवाइड कर दो, वो मोल रेशियो होती है।
उसके बाद बेटा उसका होल नंबर रेशो बनाना है, मतलब ये निकालने के बाद जो लोएस्ट नंबर है उससे सबको डिवाइड कर दो। ये सेकंड पॉइंटर हो जाए तो जो कम वैल्यू आएगी उसको सबसे डिवाइड कर दो और लास्ट में उसको सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर दे दिया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक कंपाउंड है जिसमें दो एलिमेंट्स हैं ए और बी। तो मैंने यहां पर क्या लिखा मैम, यहां पर हमने एलिमेंट्स लिखे। क्या लिखे? एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट है मैम? ए है और बी है। इसके बाद बेटा इसकी परसेंटेज दी हुई है। क्या दी है? परसेंटेज। ए की परसेंटेज है मैम 50, बी की परसेंटेज भी मैम कितनी है? 50। इसके बाद ए का मैं मास दिया है। क्या दिया है? मास दिया। यहाँ पे भी मास लिख लेना, सॉरी, मास दिया गया। कितना मास दिया गया मैम? ए 20 है और बी कितना है हमारे पास? यार बी कितना है? 40 है। बी कितना है बेटा? 40 है। तो मैम नेक्स्ट क्या है? सेकंड स्टेप, मोल रेशो बनाओ, परसेंटेज बाय मास करिए। 50 बाय में 20 आ जाएगा। कितना होगा मैम? ये 2.5। कितना आ गया? 2.5। ऐसे बेटा यहां करते हैं इसको डिवाइड। 50 बाय में मैम 40 आ गया, तो मैम ये 1.25। कितना आ गया? 1.25। छोटा नंबर कौन सा है? मैंने क्या बोला? होल नंबर रेशो बनाओ, लोएस्ट नंबर से इसको डिवाइड कर दो। मैम छोटा नंबर तो 1.25 है, तो 2.5 को 1.25 से डिवाइड किया, 1.25 को 1.25 से डिवाइड किया। मैम ये तो 1 आ गया। यार ये तो 1 आ गया। अब इसको एक बार देखो, 1.25 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 कैरी 5, तो ये 2.50 ही आ रहा है। मतलब मैम ये कितना आ गया? 2 आ गया। कितना आ गया? 2। अब बेटा देखिए, ए कितना आया? 2, बी कितना आया? 1। तो क्या है आपके पास फॉर्मूला आ गया? ए टू बी। क्या आ गया? ए टू बी। तो इस तरीके से बेटा आप इसके क्वेश्चन करते हो। दोबारा देखो, एलिमेंट लिखो, परसेंटेज लिखो, मास लिखो, फिर परसेंटेज बाय मास लिखो, मोल रेशो आ जाएगी। फिर जो भी छोटा नंबर है उसको सबसे डिवाइड कर दो। जो वैल्यू आएगी, अगर तो ऐसे आ रही है तो सिंपल है, मतलब सीधा आंसर लिखो। कितने ए? 2। कितने बी? 1। आंसर आ गया। इस तरीके से इनको करना होता है। अब बेटा जी वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर्स, जिसका नाम है स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री क्या मदद करती है, क्या हेल्प करती है? ध्यान रखें बेटा, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए जो अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूं, यहां भी मोल का यूज होता है। वही 3 बेसिक फॉर्मूला मोल के। वॉल्यूम दिया हो तो वॉल्यूम वाला इस्तेमाल करोगे, मॉलिक्यूल दिया हो तो मॉलिक्यूल वाला, और मास दिया हो तो मास वाला। आइए शुरू करते हैं, स्टोइकियोमेट्री को समझते हैं। बेटा यहाँ पे आपको मोल्स कैलकुलेट करने होंगे। इनको सॉल्व करने के लिए किसी भी एक कंपाउंड के मोल दे देंगे, दूसरे का मोल पूछ सकता है, तो मोल मोल रिलेशनशिप हो सकता है, या किसी का एक मोल दे देगा, मास पूछ लेगा, मोल मास रिलेशनशिप होता है, या फिर किसी का मोल दे देगा तो वॉल्यूम पूछ लेगा, मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप होता है, या फिर मास दे देगा और मास पूछ लेगा, मास मास रिलेशनशिप होता है। आइए समझते हैं मैम किस तरीके से हमारा ये वर्क करता है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। मान लीजिए बेटा मेरे पास एक क्वेश्चन है, 2a + 3b हमें यहां से 4c + 2d दे रहा है। लेट्स कंसिडर, और मैं तुम्हें बोल रही हूं बेटा इसके 4 मोल है और इसके 9 मोल प्रेजेंट है। बेटा कितने मोल्स आपको इसके देखने को मिलेंगे? मेरा ये छुटका सा आपसे ये सवाल है। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे आपको किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। पहली बात तो कभी भी आपको ऐसे 2 रिएक्टेंट की वैल्यू मिलेगी तो हमारा एक टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट, हम उस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। मतलब वहां स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन सीधा अप्लाई नहीं किया जाता। अब समझते हैं मैम, एक वैल्यू देंगे तो कैसे करना है, 2 दी जाएंगी तो कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले किसी भी एक चीज की वैल्यू मिलेगी तो कैसे चारों जो मैंने आपको अभी दिखाए थे एग्जांपल्स उनको यूज करेंगे। सेम क्वेश्चन को दोबारा से लिखती हूं बेटा। मान लीजिए मेरे पास है 2a + 3b, 4c दे रहा है, 2d दे रहा है। इस बार मैंने बोला यार ये 4 मोल हैं, कितने मोल b के बनेंगे, कितने c के बनेंगे, कितने d के बनेंगे, ये सवाल दे दिया। आप क्या करोगे? आप पहले रिएक्शन को बैलेंस करोगे। पहली चीज क्या करनी है मैम? पहली चीज बैलेंस करके लेकर चलना है, अदरवाइज आता हुआ क्वेश्चन हम लोग मैम गलत कराएंगे। चलिए अब देखिए, बैलेंस करने के बाद स्टोइकियोमेट्री लेनी है। ये क्या है मैम? ये वही नंबर है बेटा जो बैलेंस करने के बाद आते हैं, इनका यूज करना है। जैसे मान लो इसकी मदद से इसको निकाल रही हूँ, मोल मोल रिलेशनशिप। अगर इसके मोल दे दिए, मास पूछ रही हूँ, मोल मास रिलेशनशिप, वॉल्यूम पूछ रही हूँ, मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप, ये सब होता है। तो देखो मैम, 2a कितने b के साथ रिएक्ट कर रहा है? 3b के साथ। 1a कितने b के साथ करेगा? 3/2 b के साथ। समझ रहे हो ना? 2a कितने b के साथ? 3b के साथ। 1a कितने के साथ मैम?
3/2 के साथ। अब मोल्स ही लेने हैं, कुछ भी दिया जाए, भले तुम्हें मास दे दे, वॉल्यूम दे दे, मॉलिक्यूल दे दे, कुछ भी दे दे, हमेशा मोल्स की टर्म में आंसर निकलेगा, वरना नहीं निकल पाएगा। स्टोइकियोमेट्री के बाद बैलेंस करो, स्टोइकियोमेट्री देखो, मोल्स का यूज करो, इसका यूज करो तो ही आंसर निकलेगा। अब बेटा 4 मोल के लिए कितना होगा, 3/2 इंटू में 4 मैम 6 मोल्स बी के रिएक्ट करते हैं। ओके जी, सेम क्वेश्चन के अंदर मैम कितने सी के मोल्स बनेंगे, तो हम क्या बोलेंगे मैम 2A कितने सी दे रहे हैं, 4 सी दे रहे हैं। 2A कितने सी दे रहे हैं, 4 सी हमें यहां दे रहे हैं। मैम A कितना सी देगा, 4/2 सी देगा। अब इसी को थोड़ा समझो यार, ये तो समझ आ गया, 4 मोल और दे रखे हैं, 4 मोल कितने देंगे, 4/2 इंटू में 4, मैम 8 मोल सी के प्रोड्यूस होंगे इस क्वेश्चन में। चलिए इसी के अंदर अगला केस देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या बोला, मैम 2A जो है 2D फॉर्म कर रहा है, A कितना करेगा, 2/2D यानी कि 1D, और 4 मोल कितना करेगा मैम, 1 इंटू में 4 यानी कि 4 मोल ऑफ D। ऐसे स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चंस करते होते हैं, ठीक है। चलिए इसी के अंदर अगर 2 रिएक्टेंट, जैसे मैंने बोला अभी 1 की थी तो तुम सीधा स्टोइकियोमेट्रिक रेशो लगा सकते हो, पर 2 रिएक्टेंट दे दिए जाए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैम आइए इसको समझते हैं। तो उसके लिए हमारा एक टॉपिक है जिसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। आइए बेटा इसकी शुरुआत करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट यानी कि बर्गर की कहानी, बिल्कुल सही सुना आपने। तो बेटा ये कहानी कुछ ऐसे है, जब मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी उस समय की बात है। तो मेरे जो ब्रदर हैं, ठीक है, छोटा भाई है मेरा, 5 साल मुझसे छोटा है, तो तब उस समय पे पढ़ रहा था। और हम लोगों को क्या रात को बहुत पढ़ने की आदत होती थी, जैसे मैं अपनी फाइल्स, प्रैक्टिकल फाइल्स बना रही थी, वो पढ़ रहा था, तो मुझे एकदम से यार भूख लगने लग गई और उसको भी लगने लग गई। अब मम्मी पापा सो रहे थे, 2-3 बजे की बात थी, हम दोनों पढ़ाकू बच्चे, रात को पढ़ने वाले। और फिर ऐसा होता था भी, वो सुबह रेस्ट कर लेता था और मेरा कॉलेज जो होता था लेट होता था, हम क्लास वाइज जाते थे, है ना। तो भूख लग रही है, मम्मी को उठाएंगे नहीं, पर अब भूख लग रही है तो क्या किया जाए, फ्रिज में गए। फ्रिज में जाते देखा सैलेड तो बहुत सारा पड़ा है, पर यार बर्गर का बन एक ही है, एक ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट। अब क्या करें, ये तो एक ही बर्गर बना पाएगा ना, या 2 दे देगा हमें बना के, नहीं ना। और अब दोनों भाई बहन है, आधा आधा करके भी नहीं खाते, हमें तो पूरे का पूरा चाहिए। भूख इतनी लग रही थी, क्या करें, पढ़ते पढ़ते भूख तो लग जाती है। तो मुझे एक बात बताओ, सैलेड हो बहुत सारा और बन हो कम, तो कितना बर्गर बनेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, सैलेड पे करेगा या बन पे करेगा? बताओ बताओ, सोच करके बताओ। मैम बहुत इजी है, इससे एक ही बर्गर बन सकता है क्योंकि बन ही 2 थे, ऊपर और नीचे वाले। सैलेड तो एक्स्ट्रा भी पड़ा रह जाएगा, लेकिन वो कम है, तो जो कम है वही डिसाइड करेगा कितना बर्गर बनेगा, एक बर्गर बनेगा। यानी कि ऐसी वैल्यू जो लेस है, जो हेल्प करती है डिटर्मिनेशन करने में कितना प्रोडक्ट बनेगा, उसी वैल्यू को लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। और जो वैल्यू एक्सेस में प्रेजेंट है, उसी वैल्यू को एक्सेस रिएजेंट नाम से जानते हैं। अरे वाह मैम, भूख लग गई, बर्गर खाने का मन कर गया, है ना। चलो यार बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए जैसे अब एक क्वेश्चन आपके सामने है, ऐसे 4 बन्स है मेरे पास और 3 पैटीज हैं, कितने बर्गर बनेंगे? मैम 3 बर्गर। क्यों मैम? जितनी कम क्वांटिटी है वही डिसाइड करेगी। एक बन एक्स्ट्रा रह जाएगा, हाँ जी मैम बिल्कुल रह जाएगा, क्योंकि 3 पैटी थी तो 3 ही बर्गर बने। इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? मैम पैटी है। और एक्सेस रिएजेंट कौन है? मैम बर्गर। मैम बस करो ना, बर्गर की भूख लग गई है हमें। कोई बात नहीं, चलो आ जाओ आगे चलते हैं। छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद आप बर्गर खाइए आराम से, लेकिन हेल्दी बर्गर सेल्फ क्रिएट करके घर पे बनाइए, ठीक है। चलो अब कैसे पहचाने रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है और कौन हेल्प करेगा प्रोडक्ट की वैल्यू निकालने में? तो कुछ नहीं करना यार, 3 बेसिक से स्टेप्स हैं। स्टोइकियोमेट्री की तरह ही करना है, जैसे अभी तुमने देखा था, एक की वैल्यू दी जाए तो मोल्स की हेल्प से निकालो। हाँ लेकिन रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट में तो मैम 2 रिएक्टेंट की वैल्यू मिलती है, तो कैसे पहचानेंगे लिमिटिंग कौन है? बेटा जी सिंपल है, क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देना है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ। जो नंबर आगे लिखा होता है ना, उससे डिवाइड कर दो नंबर ऑफ मोल को। बेटा जिसकी वैल्यू कम आएगी वो कौन होगा? वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। दोबारा सुनो, नंबर ऑफ मोल्स को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, जिसकी वैल्यू कम, वो यार तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट, बात खत्म। आ जाओ देखते हैं। देखो, डिवाइड द गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट
by respective stoichiometric coefficient करने के बाद see that for which reactant division comes out to be minimum, कम है, वो कौन है, वो limiting reagent है, और उसी की मदद से बाकियों को कैलकुलेट करो। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, चलो जी चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। मैम क्वेश्चन क्या है दोबारा बताइए बेटा। वही सेम सवाल, वही सेम सवाल, पर इस बार वैल्यूज अलग। मैम इसके 4 मोल, इसके 9 मोल, बताओ सी कितना बनेगा। तो भाई जब तुम्हें एक से ज्यादा रिएक्टेंट की वैल्यू दे दे, पहले लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढेंगे। कैसे मैम? जो मोल्स हैं उसको डिवाइड करो इस नंबर से, 2 आ गया। मैम जो मोल्स हैं उसको डिवाइड करो इस नंबर से, किसकी वैल्यू कम, इसकी वैल्यू कम, जिसकी कम वो लिमिटिंग, जिसकी ज्यादा वो एक्सेस। तो इसकी मदद से कैलकुलेट करोगे। अब 2a से 4c बन रहा है, 1a से 4/2 होगा, और 4 मोल से कितना होगा, तो 4/2 इंटू 4, ऐसे करना है। समझ गए? चलिए एक आधा क्वेश्चन देखते हैं। बेटा ध्यान से देखिएगा, 8 ग्राम्स H2 एंड 32 ग्राम्स O2 इज अलाउड टू रिएक्ट टू फॉर्म वाटर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यार सही होने वाली है, ध्यान से देखते हैं। वाटर बना रहे हैं, H2 प्लस O2 वाटर बना रहे हैं। बेटा रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। देखो मैम 2 ऑक्सीजन है, 2 लगा देते हैं, हाइड्रोजन 4 हो गए, यहां भी 2 लगा दिए। अब देखते हैं मैम 8 ग्राम H2 है और 32 ग्राम्स O2 है, कितना वाटर बनेगा, या क्या लिमिटिंग रिएजेंट है ये पूछ रहे हैं। बेटा पहले मोल्स निकालते हैं, लेट्स कैलकुलेट मोल्स। बेटा मोल्स मास दिया हो तो कैसे निकालते हैं मैम, गिवन मास बाय में मॉलिक्यूलर मास। कितना गिवन मास है 8, मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2, 4 आ गए मैम। इसमें कितना होगा गिवन मास 32, मॉलिक्यूलर मास O2 का 16 इंटू 2 32, कितने मोल्स आ गए 1। अब बेटा नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 बाय में 2, कितने आ गए 2। मैम 1 बाय में 1, कितने आ गए 1। लेस वैल्यू किसकी, इसकी, ये क्या होगा एक्सेस रिएजेंट, यही बताएगा कितना पानी बनेगा। ठीक है, O2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। हाँ जी लो भाई, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। सच एन इजी क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये तो हमारा सेम क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन। ऐसा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल रहा है। ये प्रॉब्लम 1.3 आपकी एनसीईआरटी से ली गई है भाई, एनसीईआरटी का प्यारा प्यारा सा एक सवाल है, ध्यान से देख लो। क्या बोल रहा है मैम, वो बोल रहा है कितना वाटर बनेगा, मतलब आप क्या कर रहे हो, मीथेन की कंबशन, मिथ मेटा मतलब एक कार्बन CH4, CH4 की कंबशन, कंबशन मतलब O2 की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है, CO2 और वाटर बना रहा है। ध्यान रखना बेटा, ऐसी क्वेश्चंस बहुत कॉमन है जहां पे दे देता है भी कंबशन रिएक्शन है। कंबशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां O2 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है और CO2 और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। बेटा अब बैलेंस करना मैम बहुत जरूरी है, एक कार्बन एक कार्बन। मैम वहां पे 4 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 O2 2 O2, बैलेंस हो गई। मैम चेक कर लो, नहीं मैम बैलेंस नहीं हुई, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन है, यहां भी 2 लगा देते हैं, बैलेंस हो गई। ठीक है, अब बेटा उसने बोला इसका 16 ग्राम दिया है, कितना वाटर बनेगा, ये तो स्टोइकियोमेट्री से कर लेंगे। हाँ जी मैम, देखो मैम इसके गिवन मोल्स निकाल लेते हैं, गिवन मास बाय में मॉलिक्यूलर मास 16 आ जाएगा, मोल्स मैम 1 आ गए। अब वाटर निकालना है मैम, एक CH4 कितना वाटर बना रहा है मैम, एक CH4 2 वाटर बना रहा है, तो मैम 1 मोल कितना बनाएगा मैम, ये भी 2 मोल ऑफ वाटर बनाएगा, मतलब 1 इंटू 2 कितना होगा 2 मोल्स। तो मैम नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास बाय में मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए मैम 2, गिवन मास मैम नहीं पता, वाटर का मॉलिक्यूलर मास मैम 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 36 ग्राम्स बेटा वाटर बन रहा है, 36 ग्राम्स बच्चे वाटर बन रहा है। क्लियर हो गया? तो मोल्स निकाल लोगे तो कहानी आसान होगी। ऐसे ही बेटा आपके पास एक और क्वेश्चन है, 10 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन है, 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, स्टील वेसल में एक्सप्लोड हो रहा है, कितना वाटर बनेगा ये पूछ रहा है। बेटा वही सेम रिएक्शन मैम, H2O2 के साथ रिएक्ट करके H2O बना रहा है, बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा यार, सीधी सी बात है। अब देखो 10 ग्राम हाइड्रोजन का बोल दिया उसने, 64 ग्राम इसका बोल दिया, कितना पानी बनेगा मैम, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, गिवन मास बाय में मॉलिक्यूलर मास H2 के लिए 2 5 आ गया, गिवन मास मॉलिक्यूलर मास O2 का 32 होता है 2 आ गया। अब बेटा नंबर ऑफ मोल्स को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, 2.5, 2 डिवाइडेड बाय बेटा 1 2, कम वैल्यू कौन है लिमिटिंग, और वही डिसाइड करेगी कितना पानी बनेगा। तो बेटा देखो एक O2 कितने H2O बना रहा है 2, इसके कितने मोल्स आए थे मैम 2 मोल्स आए थे, तो मैम 2 मोल्स कितने H2O बनाएगा, 2 इंटू 2 4 मोल बनाएगा, कितने बनाएगा मैम 4 मोल बनाएगा, 2 इंटू 2 कितने बनाएगा 4, एक O2 2 H2O दे रहा है
तो यार 2 मोल कितने देगा मैम? 4 देगा। इजी क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था मैम। चलिए जी, अगला टॉपिक बेटा दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इसी पार्ट के अंदर, दैट इज हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती है? सबसे पहले उसके लिए हम कंसंट्रेशन का मतलब समझते हैं। बेटा कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है भी? देखो, कितना सॉल्यूट आपने कितने सॉल्वेंट में डाला भी क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। मतलब जो सॉल्यूशन शब्द आपको देखने को मिलता है बेटा, ये इन दोनों के मिश्रण से देखने को मिलता है। सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, जिसमें सॉल्वेंट हमेशा बेटा 1 रहता है, पर सोल्यूट क्या है? मोर देन 1 हो सकता है। तो कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में डालते हो भी एक सॉल्यूशन बन जाए, वो आपका क्या कहलाता है जी? कंसंट्रेशन। जैसे मान लीजिए पानी है, पानी सॉल्वेंट है, ज्यादा मात्रा में है, उसमें कितनी चीनी डाली वो उसकी कंसंट्रेशन है। तो बेटा ये कंसंट्रेशन को बताने के लिए जिन टर्म्स का यूज करते हैं उनको कंसंट्रेशन टर्म्स कहते हैं। 2 तरह की कंसंट्रेशन टर्म्स होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है वो हमारी वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं। जिस किसी के भी फॉर्मूला में वॉल्यूम मिल जाए वो टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म होती है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन सी होती है? जिसमें वॉल्यूम ना मिले और क्या मिल जाए? मास मिल जाए। जिसमें वॉल्यूम ना मिलकर के या मिल जाए बेटा? मास मिल जाए। तो मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगी बेटा जी। क्लियर हो गया? अच्छा, एक और चीज बेटा, इस पे सवाल आता है, स्टार जरूर लगा लेना। अभी आपको कंसंट्रेशन टर्म सारी बताने जा रही हूं। स्टार्टिंग करते हैं मास परसेंटेज, या फिर बेटा इसको वेट बाय वेट परसेंटेज नाम से, W/W या M/M परसेंटेज नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या है? कितना मास तुमने सॉल्यूट का 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में डाला। फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। कई बार बेटा क्वेश्चन पेपर में ऐसा दे देता है 5% वेट बाय वेट। इसका मतलब क्या है? डेफिनेशन लगाओ, कितना मास सोल्यूट का? 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट। बेटा कितने सोल्यूशन में होगी मैम? 100 ग्राम में होगी। ये पर 100 ग्राम में है, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मैं पूछूं कितना सॉल्वेंट है, तुम कहोगे मैम 100 - 5 यानी कि 95 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट है। ऐसा। अगला बेटा हमारे पास आता है वॉल्यूम परसेंट। पहले बताना मुझे मास परसेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है? मैम इंडिपेंडेंट है, वॉल्यूम नहीं है इसमें। ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज मतलब ऊपर भी वॉल्यूम लोगे नीचे भी वॉल्यूम, ऊपर वॉल्यूम सोल्यूट का लोगे और नीचे सोल्यूशन का वॉल्यूम लोगे। यहाँ डेफिनेशन अलग हो जाती है। वॉल्यूम जब आप ले रहे हो पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन में ले रहे हो, तो कभी अगर 5% V/V लिख दूं, मतलब मैम 5 ml प्रेजेंट है 100 ml सोल्यूशन में, सॉल्वेंट का वॉल्यूम 95 ml हो जाएगा। ठीक है, अगला बेटा आता है मास बाय वॉल्यूम, जिसको हम W/V लिखते हैं या M/V लिखते हैं। मास ऑफ सोल्यूट पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ऊपर सोल्यूट का मास, नीचे वॉल्यूम सोल्यूशन का ml में इनटू 100। ठीक है, फिर बेटा हमारे पास एक कंसंट्रेशन टर्म आती है मोलैरिटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैपिटल M से लिखते हैं। इसका मतलब है कितने सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन में डाल रहे हो, यानी कि मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स बेटा वैसे ही निकालने हैं, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास करके, ज्यादातर केसेस वही मिलते हैं। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किसमें? लीटर में मैम। अगली कंसंट्रेशन टर्म जो हमारे पास आती है मैम, उसको बोलते हैं मोलैलिटी, स्मॉल m से लिखते हैं। मोलैरिटी को कैपिटल M से लिखते थे, इसको स्मॉल m से लिखते हैं। इसका क्या होता है? कितने मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में है। मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से डिवाइड करते हो, यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट केजी से डिवाइड करते हो, केजी में लेना। अगला बेटा मोल फ्रैक्शन आता है। मान लो एक सोल्यूशन है, उसमें 2 सब्सटेंसेस है, मैं पूछती हूँ पहले के कितने मोल्स है, तो उसके फ्रैक्शन के टर्म्स में बताते हो। तो रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ 1 कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स। मान लो मैंने 2 कंपोनेंट है, पहली बात ध्यान रखना उनके मोल फ्रैक्शन का सम 1 के इक्वल होता है। अगर एक का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसका मतलब उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स होगा। ठीक है, लास्ट बेटा पीपीएम आता है और पीपीबी आता है। पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन होता है, पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन होता है। वही मास परसेंट को परसेंट 100 से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करोगे। मास सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 कर दोगे तो मास परसेंट हो जाएगा या परसेंटेज कंपोजिशन हो जाएगा। 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो पीपीएम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप बिलियन के लिए बिलियन की वैल्यू का इस्तेमाल करते हो। तो बेटा अब एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी के अंदर दिया गया कंसंट्रेशन टर्म से। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम्स ऑफ अ सब्सटेंस 8 to 18 ग्राम्स ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सोल्यूट। बेटा जिसका परसेंट पूछा गया है उसका मास हम ऊपर लिखेंगे जो कि 2 ग्राम है, बाय में टोटल मास 2 प्लस में 18 इंटू में बेटा 100 करेंगे। तो बेटा 2 बाय में 20 इंटू में 100 आ जाएगा,
ये 10 पे चला गया और यहां से हमारे पास कितना आएगा मैम 10%। कितना आ जाएगा मैम 10% आ जाएगा। तो जितना मास जिसका पूछा गया डिवाइडेड बाय में टोटल मास करोगे 18 + 2 यानी कि 20। ठीक है, तो यहां से 2/20 यानी कि सीधी सी बात है मैम 10% हमारे पास इसका आंसर आ गया है। चलिए जी अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। वो कहता है कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ NaOH इन अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। मैम यहां पर हमें गिवन मास दे दिया गया है 4 ग्राम, हमें वॉल्यूम सॉल्यूशन का 250 ml दे दिया गया। पहली बात तो हमें यहाँ पे NaOH दिया है, तो मैं चाहती हूं इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लें। मैम Na का मॉलिक्यूलर मास 23 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। यहां से बेटा 40 ग्राम हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ गया। नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं आपसे पूछूं सॉल्यूट के किसके इक्वल होंगे, आप बोलोगे मैम ये होगा गिवन मास बाय में मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास 4 है, मॉलिक्यूलर मास 40 है, यहां से मैम 1/10 हमारे पास क्या आ गए नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब मैम मोलारिटी क्या होती है, मोलारिटी होती है मोल्स के सॉल्यूट डिवाइडेड बाय में मैम वॉल्यूम सॉल्यूशन का, लेकिन लीटर में। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं मैम 1/10। वॉल्यूम कितना है 250 ml। मैम जब ml ले रहे हैं तो लीटर में लेना है, तो 1000 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 0 से 0। अब बेटा देखो या तो इसको आप सीधा काट लेते, या देखो एक काम कर सकते हो, आपने एक 0 से एक 0 को काट दिया यहाँ पर, है ना। या फिर बेटा जी एक छोटा सा इजी आपको टास्क बताया, आपको पता है 25 4 कितना होता है 100 होता है। मैम ऐसे इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा 0.4 आ जाएगा। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, इजीली सॉल्व हो जाएगा। कितना आएगा बेटा 0.4 आ जाएगा। क्या सभी बच्चों को ये चीज समझ आ रही है? यस एवरीबॉडी, क्लियर हो रहा है बेटा? देखो तो ये हमारा मोलर में आएगा, ठीक है, या मोल्स पर लीटर में आएगा। अब बेटा जी एक छोटा सा क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा, ट्राई कीजिएगा। मोलालिटी के बारे में हिंट देती जाऊंगी इस क्वेश्चन के लिए। डेंसिटी 3 मोलर सोल्यूशन NaCl की इतनी दे दी गई है, मोलालिटी निकाली है। बेटा ये सोल्यूशन का तुम्हें डेंसिटी दी गई है, डेंसिटी किसकी दी गई है सोल्यूशन की। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, मास एंड वॉल्यूम को रिलेट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। ट्राई कीजिएगा, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। एंड डू लेट मी नो इट्स आंसर इन दी चैट सेक्शन। में चाहती हूँ आप लोग चैट सेक्शन में इसका आंसर मुझे जरूर बताएं। मोलालिटी का फॉर्मूला आपको मैं बता जाती हूँ। मोलालिटी होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि हमें मोलारिटी से पता चल रहा है, डिवाइडेड बाय बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास किसका भाई, सॉल्वेंट का चाहिए केजी के अंदर। तो बेटा यहाँ पे मास ऑफ आप सोल्यूशन का निकाल सकते हैं, ठीक है, और 3 मोलर NaCl की मदद से आप मास सॉल्यूट का निकाल सकते हैं, तो वहां से मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर बेटा चैट में जरूर लिखिएगा अपने नेम के साथ, सिटी नेम, है ना, और आंसर अपना जरूर मेंशन कीजिएगा। राइट एवरीबॉडी? सो यस बच्चे चलते हैं जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास। ये हमारी आज की क्लास के बारे में था, जहां पर मैंने आपका ये जो पूरा चैप्टर था वन शॉट में पूरे अच्छे तरीके से करवाने की पूरी तहे दिल से कोशिश की है। एंड यस बेटा जी, जैसे आप सभी बच्चे जानते हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ रिविजन वन शॉट सेशन, जहां पर आपको एक आइडिया लग जाता है भी इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। टू बी वेरी फ्रैंक, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मोल कॉन्सेप्ट से देखने को मिलते हैं। अगर मैं सेकेंड टॉपिक की बात करती हूँ जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा, वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट रहता है। थर्ड टॉपिक पर अगर मैं चलती हूं तो वो आपकी स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस एंड हमारे पास जो पोर्शन आता है कंसंट्रेशन टर्म्स, वो रहता है। तो ये बेटा जी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं इस चैप्टर को लेकर के। सारी जगह पे आप देख सकते हो मैंने फॉर्मूला शीट्स आपको दिए, चीट शीट्स दिए, शॉर्ट नोट्स दिए, क्वेश्चंस करवाए हैं। आई होप सो बेटा आपका और ये जो मेरा पहले चैप्टर का कनेक्शन था ये बहुत अच्छे से बिल्डअप होगा। ऐसे आगे और भी बहुत सारे सेशंस मैं आप सभी के लिए लेकर आऊंगी, जहां पर मैं क्विक रिकैप दे दूंगी आपको क्रिस्प फॉर्मेट के अंदर। एंड आई होप सो एक चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान तो जरूर आई होगी, और अगर प्यारी सी मुस्कान आई है बेटा तो मेरे चमकते सितारों अपना नाम जरूर लिखिएगा, सिटी नेम लिखिएगा, आंसर जरूर बताइएगा जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया। एंड मोर ओवर आपका ये मेरे साथ जो एक्सपीरियंस था वन शॉट लेक्चर के अंदर, अगेन स्पीकिंग बेटा ये वन शॉट लेक्चर है, क्विक रिकैप सेशन है, डिटेल्ड वाला नहीं है ऑब्वियसली, बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और वो आप सब अपने लेक्चर्स में बैचेस में पढ़ रहे हैं। दिस इज अ रिकैप सेशन, वन शॉट लेक्चर। तो ये रिकैप रिविजन, क्रिस्प रिविजन आपको कैसी लगी, जहां सारे टॉपिक्स आपके रिवाइज हो गए, और मेरे साथ आपको एक्सपीरियंस कैसा लगा जरूर चैट में बताइएगा। मिलेंगे आपके अपकमिंग सेशंस के अंदर अपकमिंग चैप्टर्स के साथ, और ऐसे ही केमिस्ट्री के डर को भगाएगी आपकी मैम। राइट एवरीबॉडी? सो सी यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियां बांटते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय माय सितारों, चमकते रहो, बाय बाय, टेक केयर।